सगळ्यांना जिंदाबाद. जन आंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयाच्या वतीने आपण दर महिन्यामध्ये एका विषयावरती वेबिनार आयोजित करतो. तर आता आपण आजचा जो विषय आहे तो लडाखच्या जे आंदोलन सुरू आहे त्या संदर्भामध्ये आपण आज या ठिकाणी वेबिनार आयोजित केलेला आहे. आजच्या वेबिनारमध्ये आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आशिष कोठारी आणि सुनीती सूर असे दोन वक्ते या ठिकाणी आहेत. अ, आपल्याला माहितीच आहे की सोनम वांगचुक यांनी लडाखमध्ये जे आंदोलन सुरू केलेलं आहे. पर्यावरणाचे अतिशय गंभीर विषय त्या ठिकाणी आहेत. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देखील त्या राज्याला मिळावा. त्यामुळे लोकांना जे त्यांचे अधिकार आहेत ते त्या ठिकाणी मिळण्यासाठी आणि बाकी सगळं सुरळीत चालण्यासाठी तिथली व्यवस्था त्यासाठी खूप आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी हे आंदोलन सुरू असताना सोनम वांगचुक यांनी 21 दिवसाचं उपोषण केलं होतं. त्या उपोषणानंतर त्यांनी पश्मिना मार्च त्या ठिकाणी जाहीर केला होता आणि हजारोच्या संख्येने त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी तिथल्या सगळ्या ज्या मेंढपाळांच्या त्या जमिनी आहेत तिथं सगळ्या त्यांच्या मेंढ्या चरतात अशा ठिकाणी चीनने जवळजवळ 4,000 स्क्वेअर किलोमीटरवरती त्या ठिकाणी आक्रमण करून त्या ठिकाणी आतमध्ये सगळा ताबा घेतलेला आहे आणि त्याच्या विरोधामध्ये हे आंदोलन सुरू आहे. तर कशा प्रकारे आपल्या सीमा देखील या ठिकाणी आता धोक्यात आहेत आणि आपले राजकीय जे राजकारणी आहेत सगळे आपले जे नेते आहेत ते त्यावर कुठल्याही प्रकारचं भाष्य न करता कशा प्रकारे लोकांचं त्या ठिकाणी दिशाभूल करतात हाही एक विषय आहे. पण आजच्या विषयामध्ये आपण प्रामुख्याने पर्यावरणाशी संदर्भात त्या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत. कारण लडाखचा जो विषय आहे तो फक्त स्थानिक पर्यावरण त्या ठिकाणी त्याची हानी होणार नाही. तर जर लडाखमध्ये आणि त्या हिमालयाच्या ज्या सगळ्या रांगांमध्ये जर अशा प्रकारे जर त्या ठिकाणी काही पर्यावरणाची हानी झाली तर त्याचा सगळा फटका हा आपल्या देशाबरोबरच बाकीच्याही काही भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याचा परिणाम आपल्याला जाणवतील. तर आजच्या वेबिनारला सुरू करताना सर्वप्रथम आशिष कोठारी सर यांची या ठिकाणी मी ओळख करून देतो. आशिष कोठारी सर हे पर्यावरणावर काम करणारे पर्यावरणातले अभ्यासक आहेत. विकल्प संगम नावाची जी एक पर्यायी व्यवस्था त्या ठिकाणी पर्याय देण्यासाठी जे काम केले जातं त्याचे देखील ते त्या ठिकाणी भाग आहेत. पर्यावरणावर अभ्यास करत असताना वेगवेगळ्या अ, अ, विद्यापीठांमध्ये त्यांना फॅकल्टी म्हणून आदराने मानाने त्या ठिकाणी बोलवलं जातं परदेशामध्ये. हा मी आशिष सरांना विनंती करतो की त्यांनी सुरू करावा. थैंक यू। जिंदाबाद। नमस्ते। धन्यवाद प्रसाद जी। आपका आखिर का 1-2 मिनट शायद नहीं सुनाई दिया हाँ, एटलीस्ट मुझे तो नहीं सुना। जिंदाबाद बट जिंदाबाद। दैट्स ओके, कोई नहीं। ये एनएपीएम को और आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। तो आप में से कई लोग शायद अगर लद्दाख नहीं गए होंगे, तो मैं थोड़ी सी पहले तो दृश्यों से उसकी एक झलक दिखाऊंगा, उसके अलग अलग पहलुओं की। और अभी जो स्थिति है वो और अभी जो आंदोलन चल रहा है वो ऐतिहासिक तरीके से इस आंदोलन तक हम कैसे पहुंचे, आज की स्थिति तक कैसे पहुंचेगी, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। और हम सबको इस पे चिंता क्यों करने की जरूरत है, उसका भी थोड़ा जिक्र करूंगा। तो सबसे पहले तो ये कि ये तो सबको मालूम ही होगा कि भारत का सबसे उत्तरी जो इलाका है लद्दाख, जो तिब्बत से मिला हुआ है एक तरफ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ये पुराना अगर आप देखेंगे तो पूरा इलाका इसको गिलगित बल्तिस्तान के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद खैर इसका विभाजन हुआ कई भागों में, जो आज का जो मानचित्र आपको दिख रहा है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है जो आज के आंदोलन के लोग भी उठा रहे हैं बार बार, कि ये पर्यावरण के तौर से, इकोलॉजी के तौर से जो है बहुत ही अद्भुत क्षेत्र है। ये हिमालय के पार का इलाका माना जाता है, हिमालय का इलाका नहीं माना, जैसे ट्रांस हिमालय या हिमालय के पार का इलाका माना जाएगा। कि जब हिमालय ऊंचे उठा तो उसके आगे का जो हिस्सा था, जो बहुत बड़ा तिब्बत का जो पूरा एक प्लेटो है,
हाई एल्टीट्यूड प्लेटो उसका हिस्सा है। तो यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का इकोलॉजी, यहाँ का वाइल्ड लाइफ, यहाँ के जो इकोसिस्टम्स हैं वो काफ़ी फर्क के हैं। और भारत में इस तरह का इकोसिस्टम जो है खाली लद्दाख, लाहौल स्पीति और थोड़ा सा अरुणाचल के साइड जो है देखने को मिलता है। इसके कुछ मैं आपको दृश्य दिखा दूं तो जिसे हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट कहा जाता है, आपको इस दृश्य से पता चल जाएगा कि वो क्यों है। लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि डेजर्ट का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई भी जंगली जानवर या पशु पौधे वगैरह नहीं है। बहुत कुछ है, बहुत अद्भुत जैव विविधता है। और ऑफ कोर्स ऑल्सो इसका जो एक सौंदर्य है, द ब्यूटी, ये तो अपना एकदम ही अनोखा है। दो बहुत बड़ी नदियों का यहाँ पे उद्गम तो नहीं होता, लेकिन काफी एक का उद्गम होता है, दूसरे का थोड़ा आगे से होता है तिब्बत की ओर से, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा इसी लद्दाख में है। एक तो इंडस, सिंधु और जांस्कार। और हाई एल्टीट्यूड लेक्स जो ऊंचाई पे 4,500, 4,000, 4,500 मीटर पे जो बहुत ही सुंदर तालाब जो दिखने को मिलते हैं, जिसके लिए बहुत सारे पर्यटक जाते हैं। आप सबने अगर 3 इडियट्स फिल्म देखी है तो आमिर खान शायद इसी कहीं पे खड़े हुए थे जब आखिर का आपको जो सीन दिखा था उस पर। ये है पैंगोंग तालाब, और इसके अलावा और भी बहुत सारे बहुत बड़े हाई एल्टीट्यूड लेक्स हैं। जो आगे के आपको पहाड़ दिख रही है, उस पहाड़ के पार जो है वो तिब्बत है, जिसे चीन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। जैव विविधता भी जैसे मैंने कहा कि बहुत अद्भुत है। ये लद्दाख भारत का एक ही इलाका है जहाँ पे ये विलुप्त होने वाला पक्षी ब्लैक नेक क्रेन का ब्रीडिंग होता है, और कहीं पे भी भारत में नहीं होता है। चीन में थोड़ा है, सॉरी तिब्बत में। तो और बहुत ही कम जनसंख्या संख्या में ये रह गया है। इसके अलावा भारत का शायद सबसे ज़्यादा संख्या स्नो लेपर्ड का, जो बर्फीला तेंदुआ है, वो भी लद्दाख में पाया जाता है। पर्यावरण के साथ फिर ये भी है कि पिछले कई सैकड़ों या हजारों साल से जो लोगों की आजीविका है उसी के साथ जुड़ी हुई है। तो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक आजीविकाएं हैं वो पशुपालन, इसमें घुमंतु पशुपालन खास बहुत ही अनोखा है। कुछ हद तक जो है खेती होती है। खेती के लिए जमीन उतनी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट है। और फल, खासकर एप्पल और एप्रिकॉट। वहाँ का एप्रिकॉट जो आड़ू है उसको दुनिया का सबसे मीठा माना जाता है, और एप्पल भी बहुत ही वहाँ पे स्वादिष्ट है। जो वहाँ के चरागाह हैं, जो ज़मीन है, वो ज़्यादातर कॉमन्स जो सामुदायिक तरीके से इस हजारों साल से इसका देखभाल हुआ है, इसका शासन हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हर गांव में जो है कॉमन्स के गवर्नेंस के लिए किस प्रकार की इंस्टीट्यूशंस है वो देखना बहुत जरूरी है। इनके अलावा ये कई सैकड़ों साल से एक ट्रेड का भी रूट रहा है, जो सिल्क रूट जिसे बोलते हैं, जो तिब्बत में जाता था और उसके आगे तक सेंट्रल एशिया में जाता था। वो लद्दाख, उसका कम से कम एक या दो रूट जो है वो लद्दाख से होते हुए गुजरते थे। और ले जो टाउन अभी जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, यूटी हेडक्वार्टर्स है, वो एक ट्रेड का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र होता था। और पिछले 2-3 दशकों में सरकारी जॉब्स और टूरिज्म, अब तो बल्कि पर्यटन जो है लगभग 50 या 60% है वहाँ की इकोनॉमी का, तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक आजीविका का स्रोत बन गया है। तो इन सब के भी कुछ दृश्य, ये घुमंतु पशुपालन, जो चांगथांग इलाका जो है। और आगे जाके मैं आपको बताऊंगा एक मेगा सोलर प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा सोलर प्रोजेक्ट तो बनने जा रहा है, वो इसी इलाके में बनने वाला है। ये पश्मीना, बहुत बहुत प्रख्यात पश्मीना जो बकरी है, गोट है। इस तरह के इलाके थोड़े कम ही हैं जहाँ पे खेती अच्छी तरह से हो सकती है। हानले नाम का क्षेत्र है जहाँ पे थोड़ा सा मैदानी इलाका है, और इसलिए खेती पॉसिबल है। फिर समाज और संस्कृति को अगर हम देखते हैं तो वो भी काफी अद्भुत है। बुद्धिज्म और इस्लाम, लेह में बुद्धिज्म और कारगिल के इलाके में इस्लाम जब आया, उसके पहले के आदिवासी काफी अलग अलग प्रकार की का विविधता था। उसके अलग अलग धर्म थे, जैसे बौन वगैरह कहते थे। फिर बुद्धिज्म और मुस्लिम इस्लाम जो है काफी सैकड़ों साल से है वहाँ पे। और इसके साथ में जो एक सांस्कृतिक विविधता, जिससे खाने की बात है या वेशभूषा की बात है या भाषा की बात है या लोगों की अपनी जो जीवन शैली है, उसके बारे में जो विविधता हम देखते हैं वो भी
और उसको बचाए रखने के लिए भी जो आजकल का आंदोलन चल रहा है वो इसी के लिए, इसी पे बात हो रही है। 95% से ज्यादा जो है वहाँ पे अनुसूचित जनजाति हैं, शेड्यूल ट्राइब्स। और जबकि थोड़ा सा लगता है, बाहर के आने वाले लोगों को लगता है कि वहाँ पे एक तरह से समानता वगैरह काफी है गाँव में, लेकिन जरूरी ये नहीं है ऐसा। शायद दूसरे भारत के इलाकों में उतनी ज्यादा जातिवाद जितनी होती है और इतना ज्यादा पितृवाद जितना होता है, शायद उतना नहीं होगा लद्दाख में, लेकिन है जरूर। तो गाँव में भी जो है उस तरह की असमानता दिखती है। तो इन सब की भी कुछ झलक। मॉनेस्ट्रीज बहुत सुंदर हैं वहाँ पे, दरगाह बहुत सुंदर हैं बुद्धिज्म और इस्लाम को लेके बहुत सारे, और बुद्धिज्म और इस्लाम के पहले के भी कुछ ट्रेडिशंस, परंपराएं अभी भी चालू हैं। जैसे जैसे ये ओरेकल होता है जो आपका भविष्य पढ़ता है, पुराने तरीके के संगीत, नाच गाने, भोजन और बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर। इधर इन दो चित्रों में आपको दिखता है, ऊपर वाला जो है वो एक ट्रेडिशनल, जो शायद सैकड़ों साल से इस प्रकार का पारंपरिक आर्किटेक्चर रहा है। और जो नीचे है वो कुछ नया है, जो पारंपरिक तरीके से बनाया है लेकिन उसमें कुछ नए प्रिंसिपल्स भी डाले हैं। ये बल्कि सोनम वांगचुक ने जो सेकमॉल संस्था शुरू की थी उसी का एक दृश्य आपको दिख रहा है। आखिर का एक पहलू है वहाँ की राजनीति का, शासन का और सत्ता का। तो इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण हमें याद रखना होगा कि 1000 साल से ज़्यादा जो है ये एक स्वतंत्र किंगडम रहा है। राजा होता था वहाँ पे और काफ़ी बड़ा इलाका था। उसके बाद करीब 200 साल पहले जो है कश्मीर के डोगरा राजाओं ने उसका कब्जा किया। और फिर स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के बाद वो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट बना। अ, वो कभी भी खुश नहीं थे जेएनके के अंडर होने के। जो ले डिस्ट्रिक्ट है खासकर, क्योंकि वो बुद्धिस्ट था और कश्मीर से जो रूल था वो उनको लगता था कि धार्मिक तरीके से उनको थोड़ा सा अनदेखा किया जा रहा है। इसलिए बहुत आंदोलन जो है, आज का आंदोलन एक्चुअली आज का नहीं है, कम से कम 30-40 साल पुराना आंदोलन है, उससे भी ज्यादा होगा। डोगरा किंगडम से एक्चुअली लेते हुआ है। तो इस आंदोलन की वजह से 1995 में उनको एक हिल काउंसिल का दर्जा दिया गया, एक कानून बना जिसमें कि लद्दाख अपनी अपना स्वशासन कर सकता है, ऑटोनोमस हिल काउंसिल जिसे बोलते हैं। वैसे हम लोगों ने इसका गहरा स्टडी भी किया, लेकिन और पता चला कि इतनी ऑटोनॉमी नहीं थी, इतनी स्वशासन की वो नहीं थी। लेकिन कुछ हद तक जो है वो हिल काउंसिल अपने निर्णय ले सकता, खासकर जमीन के बारे में, जिसकी ज्यादा सबसे ज्यादा चिंता आज है। 2001 में पंचायत इंट्रोड्यूस हुआ, तो काफी ज्यादा पुराना नहीं है, हाल में ही हुआ है। और 2019 में जो कश्मीर के खिलाफ जो कदम लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसी वक्त इसको, लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। यूनियन टेरिटरी की भी मांग जो है बहुत पुरानी है। एक और बात याद रखनी है जिसके बारे में थोड़ा सा और मैं जिक्र करूंगा बाद में, कि पंचायत के पहले शायद कई सैकड़ों साल से एक उनकी पारंपरिक स्वशासन की, गांव के स्तर पे स्वशासन का एक की जो प्रणाली थी जिसे गोबा और युल्पा बोलते हैं, मैं थोड़ा और समझाऊंगा बाद में। तो आज ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है? पहले तो ये कि जैसे मैंने बताया कि कई सालों से, 2019 नहीं लेकिन उससे पहले भी ये एक मांग रही है लद्दाख की कि हमें थोड़ा अपना, अपने निर्णय लेने की का जो हमें सत्ता, कंट्रोल होना चाहिए, वो हमारे हाथ में होना चाहिए। तो जब यूनियन टेरिटरी बना 2019 में, तो पहले तो लद्दाखियों को बहुत खुशी हुई कि हम लोगों की बहुत पुरानी मांग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान ली है। लेकिन कुछ ही महीनों में उनको पता चल गया कि ये एक्चुअली उनके हित में शायद नहीं है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बना विदाउट लेजिस्लेचर, मतलब कि वो खुद के लीडर्स को चुन नहीं सकते थे। और जो निर्णय श्रीनगर में लिए जा रहे थे, अब वो नई दिल्ली में ले जा रहे हैं, तो मतलब कि कंट्रोल और भी दूर चला गया। और हिल काउंसिल का, और कम से कम श्रीनगर की असेंबली में उनके 4 मेंबर्स होते थे, अब उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं रहा। हिल काउंसिल के भी कुछ पावर्स कम कर दिए गए। दूसरा ये कि 2019 में जो हुआ, तो जम्मू कश्मीर को भी और लद्दाख को भी जो है बाहर के बहुत सारे कमर्शियल एंटिटीज जो अपना मुनाफा देखते थे यहाँ की ज़मीन, यहाँ के पर्यटन वगैरह के बारे में, उनके लिए काफ़ी कुछ रास्ता खुलने की आशंका हुई। और साथ में ये भी शायद हमें समझना जरूरी है कि ये केवल बाहर की बात नहीं है, लेकिन बाहर से आई हुई एक तरह से विकास की जो प्रणाली है और जो एक मानसिकता है, वो कई लद्दाखियों में भी घुस गई है। लेट अगर टाउन आप में से कोई भी जाएंगे, अभी सुनीति ताई गई थी, आप में से कुछ लोग गए होंगे जरूर।
तो वहां पे जो इतना भारी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, होटल बन रहे हैं, हर दूसरा तीसरा बिल्डिंग होटल बन रहा है, गेस्ट हाउस बन रहा है, वो भी एक तरह से मानसिकता का कुछ बदलाव जो आया है, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसके साथ में जो है आजीविका का एक क्राइसिस है, संकट है। एक तो जो पारंपरिक पशुपालन खेती वगैरह के जो आजीविका है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। नई युवा पीढ़ी जो है, जरूरी नहीं कि वो उसी आजीविका में लगे, शायद उतना इंटरेस्ट नहीं है, शायद उनको लगता है कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, कुछ और हमें मिल जाए, कुछ ज़्यादा पैसा कमा पाए अगर तो गांव से ले जाएंगे, ले से फिर बाकी भारत भर में शिक्षा के लिए भी और काम के लिए भी जो है बाहर बाहर जाएंगे। दूसरा ये कि वहाँ की खुद की जो प्रोडक्शन सिस्टम्स है, जैसे वहाँ के हस्तकला है, क्राफ्ट्स हैं, वेशभूषा है, कपड़े हैं, खाना है, उन सबको भी बाहर से जो सस्ती आने वाली प्रोडक्ट्स हैं, जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस है, उससे विस्थापन हो रहा है। अम, तो गांव से पलायन काफी है, जैसे कि पूरे हिमालय में हम देखते हैं बहुत भारी तरीके से पलायन है। तो कई गांव में आप जाएंगे तो खाली बुजुर्ग नजर आएंगे, खाली अगर युवा होंगे भी तो महिलाएं होंगी जो पीछे रह गई हैं या जो बहुएं बन के आई हैं। लेकिन युवा आदमी लोग जो हैं बहुत ही कम दिखते हैं आपको। नए आजीविका जो है बहुत कम मिली है, कुछ है विकल्प जिसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन कम ही है। और 2019 में जब ये एक्शन सरकार ने लिया तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि बहुत सारे गेजेटेड जॉब्स, जो जैसे कि सरकार में गेजेटेड जॉब्स वगैरह होते हैं, वो हम रिजर्व करेंगे लद्दाखी युवाओं के लिए। आज तक एक भी नहीं हुआ है। तो जो एक गुस्सा है वो ना केवल स्वशासन के और लोकतंत्र के बारे, लोकशाही के बारे में है, जो नहीं मिल रहा है उनको, लेकिन ये भी है कि जितने भी काम हम लोगों को जिसका आश्वासन दिया गया था वो अभी तक नहीं उपलब्ध हो पाए हैं। अब पर्यटन की हम बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि शायद 50-60% वहाँ की इकोनॉमी का हिस्सा हो गया है। अ, ये 2024 जो है 50वां वर्षगांठ है। लद्दाख बंद था, बाहर से लोग नहीं जा पाते थे, लेकिन 1974 में ये खुला। उस वक्त 500 के करीब पर्यटन थे, आज आप देख रहे हैं 5.5 लाख। और एक बहुत बड़ा जंप हुआ था जब थ्री इडियट्स फिल्म आई, तो शायद भारत भर के सारे इडियट्स जो है वहीं पे जाके खड़ा होना चाहते थे जहाँ पे आमिर खान खड़े होते, पांगोंग लेक के बाजू में। तो बहुत बड़ा जंप तब हुआ, और फिर उसके बाद में नए रोड्स खुले हैं, फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो काफ़ी भारी मात्रा में पर्यटन वहाँ पे हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को तो बहुत आजीविका मिल रही है। इसकी कोई दो राय नहीं है, ये हम ना समझें कि पर्यटन महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ में जो भी हमें मालूम है, मास पर्यटन का जो दुष्प्रभाव होता है पर्यावरण पे, जिस जैसे कूड़ा है, गाड़ियां हैं, ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, वो सब है। और उसके साथ में सांस्कृतिक दुष्प्रभाव वगैरह भी दिखता है, और वाइल्ड लाइफ पे काफी बुरा असर दिख रहा है कई जगह पे। और इसका कारण एक ये भी है कि ज्यादातर 5.5 लाख में से जो टूरिस्ट जाते हैं वो कुछ दो चार चंद जगह जाते हैं, पैंगोंग लेक जाएंगे, नुब्रा जाएंगे, जो सबसे ज्यादा जाने पहचाने साइट्स हैं, वहीं पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन वहीं पे हो जाता है। विकास के नाम पे 2019 के बाद जो केंद्र सरकार अपने वहाँ पे प्लानिंग कर रही है, जिस प्लानिंग में लद्दाखी बहुत कम इन्वॉल्व हैं, उसमें आप देख लेते हैं कि नए हाईवेज, नए नए टनल्स बन रहे हैं ताकि लद्दाख के बाहर से लद्दाख जाने के लिए 6-8 घंटे के बजाय 3-4 घंटे में पहुंच जाए। एक नई रेलवे लाइन बनाने की बात हो रही है। जो एयरपोर्ट बन रहा है उसकी क्षमता होगी 20 लाख लोग, जो लद्दाख की जनसंख्या से 6 गुना ज्यादा है। लद्दाख की जनसंख्या लगभग 3 लाख के करीब है। तो सारा जो पूरे भारत भर में, पूरे विश्व में हम देखते हैं जिस प्रकार के विकास के नाम पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो होता है, वो ही लद्दाख में लागे लाने की बात चल रही है, और कुछ हद तक काम इसका शुरू हो भी चुका है। इसी को हम फिर जोड़ते हैं क्लाइमेट की। जैसे मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि शायद लद्दाख का पहला ऐसा आंदोलन होगा जो एक पूरा प्रांत अपने आप को क्लाइमेट के नाम और पर्यावरण के नाम पे अलग रखना चाह रहा है। अलग रखना चाह रहा है मतलब अपना स्वशासन मांग रहा है। शायद झारखंड में ऐसा हुआ हो, छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ, लेकिन इतनी और वहाँ पे जंगल वगैरह और आदिवासी का की मांग बहुत थी। लेकिन यहाँ पे क्लाइमेट के मुद्दे पे जो आंदोलन चल रहा है वो शायद भारत में सबसे पहला होगा ऐसा। अब इसकी बात क्यों हो रही है, और हमें क्यों चिंता, सबको चिंता करने की क्या जरूरत है? लद्दाख के जो ग्लेशियर्स हैं, और उन ग्लेशियर से जैसे इंडस, सांस्कार वगैरह नदियां अ, पनपती हैं,
उन्हीं ग्लेशियर से वहाँ के ज़्यादातर गांवों को पानी मिलता है, मिलता था। अब पिछले कई सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ग्लेशियर्स कम होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी पिघलते जा रहे हैं। तो जैसे कि राइट साइड का आपको चित्र दिख रहा है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव, अगर आप ध्यान से देखेंगे, उस गांव को, उसका ऊपर जो आपको सफ़ेद ग्लेशियर दिख रहा है, वहीं से पानी मिलता था। वो ग्लेशियर शायद अब एक तिहाई हो गया है जितना पहले था। तो पानी की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। बहुत जगह पे गांव जो है नीचे शिफ्ट हो चुके हैं नदी के पास, क्योंकि ऊपर उनको ग्लेशियर से पानी नहीं मिल रहा है। चांगथांग जैसे इलाके में पशुपालक के लिए जितनी बर्फ पड़ती थी, और उस बर्फ से नमी जो रह जाती थी, और उससे जो घास उगती थी, वो बर्फ कम हो गई है। तो अब नमी भी नहीं रही है, ग्रासलैंड्स बदल रहे हैं। और सरकार के द्वारा जैसे 6,000 करोड़ रुपया जो लद्दाख को हर साल मिलता है, उसमें से पैसा एडेप्टेशन के लिए, गांवों को मदद करने के लिए, इस सब से जूझने के लिए, उसका पैसा बहुत ही कम है। 2020 या 21 में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे। एक तरह से ये मजाक था, क्योंकि मतलब मजाक मतलब अपमान था, क्योंकि लद्दाख जो है पहले ही कार्बन नेगेटिव है। इतना बड़ा इलाका है जिसमें कि कार्बन एब्जॉर्ब हो रहा है, और वहाँ की जनसंख्या ने कभी भी क्लाइमेट चेंज में अपनी मतलब उनका कोई बिल्कुल हाथ ही नहीं है, जिस प्रकार की आजीविका है वहाँ पे पारंपरिक तरीके से थी। तो अब क्या हो रहा है कि जो बाहर से आने वाली विकास के नाम पे परियोजना है, उससे कार्बन एमिशंस बढ़ेंगे, और उसको ऑफसेट करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए जो है मेगा सोलर प्रोजेक्ट वगैरह की बात हो रही है। तो चांगथांग में, जैसे मैंने जिसका चित्र दिखाया था, वहां पे 20,000 एकड़ की एक बड़ी सौर ऊर्जा की योजना बन रही है। किस कंपनी को मिलेगा मालूम नहीं, हो सकता है वही हो जिस कंपनी को सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आजकल। लेकिन जिस एरिया में सबसे ज़्यादा पश्मीना का प्रोडक्शन होता है, और जो वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं पे ये बनने जा रहा है, क्लाइमेट न्यूट्रलिटी या कार्बन न्यूट्रलिटी के नाम पे। तो इसी के साथ फिर जुड़ता है शासन का ये जो संकट या क्राइसिस है। जैसे मैंने पहले कहा कि एक तरह से अलगाव का पहले ही उनका एक प्रॉब्लम था, संकट था, अब और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अ, जितने भी यूनियन टेरिटरी के ऑफिसर्स वहाँ पे बनते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेके सारे हायर लेवल जो सेक्रेटरीज वगैरह हैं, एक को छोड़ के सभी लद्दाख के बाहर से हैं। वो अपनी नई दिल्ली या जहाँ से भी है वहाँ की मानसिकता लाते हैं, उनको लद्दाख के बारे में बहुत कम मालूम होता है। तो जो विकास की योजनाएं वगैरह बनती है, वो ऐसी बनती है जैसे दिल्ली में बनती हैं या बाकी भारत में बनती हैं। एक नया इंडस्ट्रियल लैंड एलोकेटेड एलोकेशन पॉलिसी बना है, जिसमें कि सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात हो रही है, और उसमें खाली यूनियन टेरिटरी के ऑफिसर्स हैं। उसमें ना हिल काउंसिल का कोई है, ना कोई पंचायत का है, ना कोई लोकल एक्सपर्ट है। जितनी भी प्लानिंग प्रोसेसेस चल रही है, वो आजकल बाहर की कंपनियों को, जैसे अर्नस्ट एंड यंग को दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट विजन 2050 लद्दाख के लिए बनाने को। और ये भी बहुत अपमानजनक है, क्योंकि लोकल लोग कह रहे हैं कि क्या हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है अपना विजन प्लानिंग करने के लिए, अपना प्लानिंग करने के लिए, अपनी खुद की भविष्य को तय करने के लिए। और फिर 2019 और 2020 में जो बीजेपी ने आश्वासन दिया था सिक्स शेड्यूल का, वो कभी हुआ ही नहीं। और फिर अभी मार्च में बहुत सारी मीटिंग्स के बाद, बहुत सारी कमेटियों के बनने के बाद, अमित शाह ने शायद से साफ कह दिया है कि नहीं, ये नहीं मिलेगा आपको। आखिर में मैं 2-3 मिनट कुछ विकल्प की भी बात कर लूं, क्योंकि ये जो पूरा एक आंदोलन है, सिक्स शेड्यूल और स्टेटहुड वगैरह का जो आंदोलन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है, उसके साथ में लद्दाखियों को ये भी सोचना होगा कि मान लीजिए मिल गया हमें सिक्स शेड्यूल, स्टेटहुड, सब कुछ, स्वशासन का पूरा पावर्स मिल गया हमें संविधान के हिसाब से, तो फिर हमारी खुद की विकास की क्या अवधारणा है? क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड वगैरह में हो रहा है कि अलग स्टेट तो बन गया, और जिस आंदोलन की वजह से अलग स्टेट बना, उसमें तो कुछ अलग ही परिकल्पना थी, लेकिन स्टेट बन गया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि वहां पे भी लगभग विकास के नाम पे वही हो रहा है जो मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ था, या यूपी में जब उत्तराखंड था, तो वही है। तो विकल्प के काफी प्रयास वहां पे चल रहे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। भोजन और खाद्य विविधता, और उसके साथ में जुड़ा हुआ स्वास्थ्य, और युवाओं के लिए कुछ नए आजीविका जो है, इस पे काफ़ी कुछ काम चल रहा है। कुछ नए रेस्टोरेंट्स खुल रही हैं जहाँ पे लद्दाखी खाना आप जाके खा सकते हैं। कुछ एंटरप्रेन्योरशिप हो रहा है प्रोडक्ट्स का। एक बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग
वहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म का होम स्टेज तो आपको सबको मालूम है। तो एक्चुअली सबसे पहला होम स्टे शायद लद्दाख में ही शुरू हुआ था। और जिस संस्था ने शुरू किया स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी, उनका कहना है कि उसका एक आइडिया है वहाँ की गांव की एक महिला ने ही दिया कि ये बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं, ट्रैकिंग के लिए आते हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए आते हैं, वो हमारे घर में क्यों नहीं रह सकते, वो होटल में क्यों रहें। हमको भी कुछ आमदनी मिल जाएगी और हम उनको सिखा पाएंगे, असल में हम अपना खाना दिखा पाएंगे, अपनी संस्कृति उनको सिखा पाएंगे, हमारे गांव में वो हमारे खेतों में आके काम कर सकते हैं। तो ये अब कई गांवों में इस प्रकार का चल रहा है, जिसे मैं एक हाइब्रिड लाइवलीहुड कहूंगा, जो कुछ परंपरा से भी जुड़ा हुआ है, कुछ नया इसमें नई मोड़ भी, और खासकर युवाओं के लिए जो है ये बहुत आकर्षक है। एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग हो रही हैं, जिसमें कि पुराने क्राफ्ट्स को वापस लाना, कुछ नई चीज़ों को लाना, वहाँ के पारंपरिक भोजन को लेते हुए प्रोडक्ट्स बनाना। आर्किटेक्चर, सॉरी, एनर्जी और आर्किटेक्चर में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। आप में से कुछ लोग शायद ऑलरेडी पहचान गए होंगे, ऊपर वाला बिल्डिंग जो है वो सेक मॉल है, उसको नामांकित का, जो कुछ पुरानी तकनीक आर्किटेक्चर की और कुछ नई तकनीक जैसे पैसिव सोलर, एडोब वगैरह जो बोलते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। और उनका ये कहना है कि आप नए नए पावर प्लांट क्यों बना रहे हैं, इंडस रिवर पे 5 और बांध बनाने की बात चल रही है, वो कह रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम पूरा पैसिव सोलर और इस तरह की टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करें तो कम से कम लद्दाख के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, बाहर के लोगों को अगर ज़रूरत है तो वो अलग बात है। शिक्षा पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, वैकल्पिक शिक्षा पे वहाँ पे प्रयास चल रहे हैं। अम, कुछ शायद 20 एक साल पहले मेरी साथी सुजाता वहाँ पे जब गई थी सेक मॉल में काम करने को, और स्कूलों में जब घूमी तो बड़ा उसको वो दंग रह गई, आश्चर्य हुआ कि स्कूलों में जितने भी पोस्टर्स थे, जो टेक्स्ट बुक्स थी, जैसे कि वाइल्ड लाइफ का, वो सब बाहर की वाइल्ड लाइफ का था, उसमें हाथी थे, शेर थे वगैरह। बर्फीला तेंदुआ नहीं था, ये ब्लैक नेक क्रेन वगैरह नहीं। मतलब लद्दाख के खुद का जो वाइल्ड लाइफ है उसमें उसकी उनकी शिक्षा के उसमें नहीं था, मटेरियल्स में नहीं था। तो उन्होंने मिलके री ज्ञानचा नाम की एक हैंडबुक निकाली, और उसके अलावा बाकी सारी काफी संगठनों ने जो है एक वैकल्पिक शिक्षा की तरफ, और खासकर बोटी, वहाँ की भाषा जो है उर्दू, उसमें की किस तरह से शिक्षा, मदर टंग में कैसी शिक्षा हो पाए इंस्टेड ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, इसका भी काफी वहाँ पे आंदोलन चला है। कुछ जो प्लानिंग प्रोसेसेस चली हैं, खासकर जिसमें कि स्थानीय लोग इन्वॉल्व रहे हैं, जैसे कि ले टाउन के लिए एक विजन 2030 बना है। उसके पहले एक मिशन ऑर्गेनिक 2025 में बना, लद्दाख विजन 2025 में बना। ये दो तीन ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कि काफी कुछ लद्दाखी फ्लेवर मिलता है और लोकल लोगों की एक्सपर्टीज दिखती है, और बहुत इंटरेस्टिंग अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन उसके बाद के जितने बने हैं, खासकर पिछले 3 4 साल में, जैसे कि ले विजन 2050, वो एक पूरी बाहर की इसमें झलक नजर आती है। तो अ, एक आखिरी एक दो और बात कर लूँ फिर मैं बंद करता हूँ। हम लोगों ने पिछले 2 साल में एक काफी गहराई में स्टडी किया है कि जो पंचायत के पहले जो गांव का प्रशासन का जो सिस्टम था, जिसे यूल्पा माने ग्राम सभा या विलेज असेंबली, और गोबा जिसे मुखिया जैसे हेडमैन है, और ज्यादातर वो मर्द होते थे, बुजुर्ग मर्द। उस सिस्टम को अभी भी लोगों ने जारी रखा है ज्यादातर क्षेत्र में, बल्कि लोग कहते हैं कि हम उसी सिस्टम को मानते हैं, पंचायत हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, पंचायत पैसे आ रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हम कब बुआई करें, कब पानी किसको मिल सकता है, पानी सबको मिले नहीं मिले, एक जगह से दूसरी जगह अपने मवेशी और जानवर कब ले जाएं, अगर दो परिवारों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो निपटाने के लिए, इन सब के लिए जो है वो गोबा के पास जाते हैं, और फिर यूल्पा में भी चर्चा होती है। तो अभी भी बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है ये। अम, इसका थोड़ा सा रिकग्निशन है, एक नंबरदारी एक्ट जो पंजाब हरियाणा वगैरह में भी लगता था, यहाँ पे भी लगाया गया, लेकिन उसमें खाली गोबा के बहुत लिमिटेड फंक्शंस हैं, जो जैसे कि गांव का रेवेन्यू लैंड है उसको बचाए रखने का वगैरह, पहले टैक्स लेने का था, अब तो वो नहीं है। बाकी सारे बहुत महत्वपूर्ण जो फंक्शंस है वो इसमें रिकग्नाइज नहीं है। और इसकी वजह से जो है गोबा का पंचायत के साथ, गोबा का हिल काउंसिल के साथ, गोबा का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए, वो उसकी बिल्कुल भी सफाई नहीं है। तो हम लोगों ने इन सब, हाँ, लेकिन इसके साथ में है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लाभदायक सिस्टम, लेकिन अंदर भी काफ़ी इसमें खामियां हैं। अ, महिलाएं बहुत कम गोबा बन पाई हैं, और वहाँ पे कास्ट सिस्टम, जातिवाद जो है उसमें कि दो बहुत कम परिवार हैं हर गांव में, लेकिन दो जो जिसे
मार्जिनलाइज कास्ट बोला जा सकता है, उनको गोबा बनने का मौका नहीं मिल पाता है। तो हम लोग ने फिर ये पूरा रिपोर्ट निकाला जिसमें कि गोबा लोग भी बहुत सारे इन्वॉल्व थे, लोकल संगठन इन्वॉल्व थे। उसकी वजह से अंदर भी बहुत सारी चर्चा शुरू हुई है। सारे गोबाओं ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया है ताकि उनकी मांगे जो और ज़्यादा शक्तिशाली तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन को रख पाएं। लेकिन अंदर ये भी चर्चा शुरू हो रही है कि जेंडर इश्यूज और कास्ट इश्यूज को भी हम किस तरह से सुधार ला पाएं। कुछ पिछले कुछ 2015 से हमारी जो विकल्प संगम राष्ट्र की जो एक का जो प्रयास है, जिसमें से आप में से भी कई लोग जुड़े हुए हैं, वो 2015-16 में लद्दाख में भी शुरू हुआ। और उसके बाद 3-4 संगम हुए हैं। अभी इस साल भी जून जुलाई में एक होने वाला है। कुछ लोकल मुद्दे पे, जैसे कृषि, क्राफ्ट्स, लाइवलीहुड्स, आजीविका, सब जितने भी मुद्दे मैंने बताए, ये सब इनमें इस पे चर्चा हुई है। इसके कुछ रिकमेंडेशंस निकले हैं जो सरकार को भी देते हैं। स्वयंसेवी संगठन खुद को भी जो है उसको आगे ले जाने की कोशिश करता है। कम्युनिटीज के साथ चर्चा होती है, गोबा के साथ, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के साथ वगैरह। तो इस प्रकार के जो वैकल्पिक लोग जो काम कर रहे हैं, इनको भी एक साथ ला के एक ज़्यादा व्यापक वैकल्पिक दृश्य निकलने की जो बात है, वो भी वहाँ पे काम चालू है। और साथ में जीडीपी, ये परसेंटेज इकोनॉमिक ग्रोथ वाला जो एक अप्रोच है, उसको छोड़ के लद्दाखी खुद क्या सोचते हैं कि हमारी खुशहाली किसमें है, हमारी समृद्धि किसमें है। तो एक वेलबींग इंडेक्स की प्रयास भी शुरू हुई है। एक इनिशियल ड्राफ्ट है, अभी गांव गांव में जो है 10-15 गांव में इसकी चर्चा चल रही है। उसमें से जो उभर के आएगा, वो हम फिर जो है सरकार को कहेंगे कि आप अगर लद्दाख की असल विकास की बात कर रहे हैं, तो इन इंडिकेटर्स की आप बात कीजिए, ना कि जीडीपी और पर कैपिटा इनकम और वो सब जो पूरे विश्व भर में चलता है, जो इसे हमें मालूम है कि जिसका कोई मतलब नहीं है। अम, तो सिक्स शेड्यूल और स्टेटहुड की जो डिमांड्स हैं, इसके अलावा दो डिमांड्स और हैं आजकल के आंदोलन में। एक तो ये कि लेह और कारगिल जो है वो दो अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनके अलग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए। आजकल एक ही है, पूरे लद्दाख के लिए एक ही एमपी है। दूसरा कि जॉब्स का, रिजर्व जॉब्स, गेजेटेड जॉब्स जो युवाओं को मिलने चाहिए उसका। और तो चार मेन डिमांड्स जो हैं जिसकी वजह से आजकल का आंदोलन चल रहा है। हमारा कहना है कि, और उनको सुझाव भी दिया है हमने, कि सिक्स शेड्यूल के अलावा फिफ्थ शेड्यूल का भी आप सोचिए। क्योंकि गांव के स्तर पे ग्राम सभा, यूल्पा, गोबा वगैरह को जो है आप ज़्यादा सशक्त बनाना चाहते हैं, तो क्योंकि केवल हिल काउंसिल शक्तिशाली बन जाए वो काफ़ी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि ग्राउंड लेवल, जमीनी स्तर पे लोगों की शक्ति जो है सत्ता बढ़नी चाहिए। तो उसकी भी सोच होनी चाहिए। और आप, मतलब हम सबको मिलके और उनके साथ जो है लद्दाखी, अगर मान लीजिए ये सारी डिमांड्स मिल भी जाए उनको, तो किस प्रकार का विकास या किस प्रकार की समृद्धि चाहते हैं, वो उस पर चर्चा करना, उसमें वैकल्पिक बात उठाना, उसमें एक वैकल्पिक ढांचा बनाना, विजन बनाना, ये भी बहुत ही जरूरी है। और शायद एक सबसे अच्छी बात इस आंदोलन की ये हुई है कि नई दिल्ली के खिलाफ खड़े होने के लिए जिन दो प्रांतों के बीच में हमेशा टेंशन रहता था, लेह और कारगिल, उन दोनों के बीच में एक तरह से यूनिटी बनी है। दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों एक साथ खड़े होके नई दिल्ली के खिलाफ लड़ रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं। उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि नई दिल्ली थोड़ा सा बिल्कुल खुश नहीं है। तो ये सब जो है एक रीथिंकिंग चर्चा चल रही है, और आगे चलानी बहुत जरूरी है। और आखिर में लॉन्ग टर्म में अगर हम सोचते हैं कि एक सपना, कि जो पहले था जब चीन ने तिब्बत को ऑक्यूपाई किया, इंडिया और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, उसके पहले जो स्थिति थी जिसमें कि लोग आर पार जा सकते थे, ट्रेड हो सकता था, वाइल्ड लाइफ जा सकती थी, घुमंतू पशुपालक जा सकते थे, जो अब नहीं जा सकते हैं क्योंकि अब तो आर्मी है दोनों तरफ। क्या उसको हम दोबारा से खोल सकते हैं? क्या वहीं के समुदायों को उसका शासन का पूरा प्रबंध जो है हम दे सकते हैं? सपना है, लेकिन कम से कम बात तो हम शुरू करें इसकी। बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, बहुत कुछ लोग कर भी रहे हैं। आप में से कई लोग जो है मिशन में जुड़े हैं, इस प्रकार के वेबिनार्स कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एज अ लॉन्ग टर्म मेजर हमको थोड़ा, हम में से जो भी कर सकते हैं, थोड़ा एक्शन रिसर्च, जैसे हम लोगों ने गोबा का किया, कुछ आरटीआईज फाइल करना, ये सब भी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोकल कैपेसिटीज कम है और डर भी बहुत है, इसलिए सारी वहाँ की संगठन ये सब नहीं कर पाती हैं। तो काफ़ी कुछ जो है भारत भर के लोग इसमें कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा, और शायद थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच लिया मैंने, माफ़ी चाहता हूँ। और बाद में किसी के सवाल हो तो ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद आशिष सर. खूप छान मांडणी आपण या ठिकाणी आता केलेली आहे. आणि लडाखचं जे काही आंदोलन सुरू आहे ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टीने आता जे सगळ्या वेबिनारला उपस्थित आहेत हे सगळे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात आहेत. आणि जसं आता आपण सुचवलं की ही लढाई फक्त लडाखची नाही, तर त्याच्यामध्ये सगळ्यांनी सहभागी होऊन ती पुढे नेली पाहिजे. तर त्या दृष्टीने आपलं मार्गदर्शन खूपच महत्वाचं राहिलं. आपण कल्पवृक्ष संस्थेचं स्थापना करून पर्यावरणात एक काम आपलं सुरू केलं. आपण 30 पुस्तकं सुद्धा लिहिलेली आहेत आणि 400च्या वर आपले आर्टिकल्स देखील त्या ठिकाणी आहेत. तर आपलं मार्गदर्शन वेळोवेळी आम्हाला त्या ठिकाणी लागेल. आणि ज्या ज्या वेळेला आम्हाला वाटेल की आपलं मार्गदर्शन आम्हाला हवं आहे त्या त्या वेळेला आम्ही हक्काने आपल्याला त्या ठिकाणी निमंत्रित करू. हा, धन्यवाद. प्रश्न उत्तराचं आपण सुनिधीताईंचं झाल्यानंतर आपण हे करूया. तर आता आशिष सरांचं ऐकल्यानंतर आपण आता सुनीताईंचं त्या ठिकाणी मार्गदर्शन ऐकणार आहोत. त्याच्यामध्ये सुनिधीताईंची ओळख करून देतो. सुनिधीताई ह्या नर्मदा बचाव आंदोलन असेल किंवा जन आंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय, त्याच्या राष्ट्रीय समन्वयक आहेत. आणि पुणे जिल्ह्यामध्ये जे लवासाचं जे आंदोलन सुरू आहे पर्यावरणाचं प्रामुख्याने जर आज विषय आहे त्यामुळे त्याचं प्रामुख्याने नेतृत्व त्या करतात. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातली इतरही वांग मराठवाडी असेल, टाटाची जी 100 वर्ष पूर्वीची जी धरणं या ठिकाणी पुनर्वसनापासून जी वंचित राहिलेली आहेत त्याचा देखील लढा त्या ठिकाणी सुनीताईंच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी लढला जातो. सुनीतीताई ह्या जी लडाखचं जे आंदोलन सुरू झालं पश्मिना मार्च जी होती, तर 7 तारखेच्या त्या मार्चमध्ये सहभागी होण्यासाठी सुनीतीताई प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी जाऊन आल्या. आणि त्यांनी त्या ठिकाणी फिरून तिथल्या युवकांमध्ये असेल बाकी तिथल्या ग्रामस्थांबरोबर चर्चा करून आणि वेगवेगळी माहिती त्या ठिकाणी त्यांनी गोळा केलेली आहे. आणि त्यांचा एक दृष्टिकोन आहे या संपूर्ण आंदोलनामध्ये कसं व्यापकतेने जोडून घेता येईल. कारण त्या ठिकाणी जरी आंदोलन सुरू असलं तरी त्याला देखील इतर काही इनपुट्स देण्याची खूप गरज आहे. सुनीताई आणि बाकी आपल्याला सांगतीलच की कशा पद्धतीने आपण ह्या आंदोलनामध्ये सक्रिय सहभागी होऊन आपण पुढे जाता येईल आपल्याला. तर मी आता सुनीताईंना सांगतो की त्यांनी सुरू करावं. सगळ्यांना जिंदाबाद आणि जय जगत. लडाखला जाऊन आल्यापासून मला जय जगत ह्या नाऱ्याचं विशेषच अप्रूप वाटायला लागलं. मी खरं म्हणजे कित्येक वर्ष जिंदाबादच्या बरोबरीने जय जगत हा नारा देत असते. आणि खरं म्हणजे आपल्याच देशातला भाग सोनमजी प्रत्येक आपल्या भाषणामध्ये सुरुवात शेवट हा भारत माता की जयनी करतात. आणि तरीही नेहमीप्रमाणे देशद्रोहाचा शिक्का आता त्या सगळ्या आंदोलनावर मारला जातो आहे. हे आपल्या सगळ्यांचं सध्याचं भागधेय आहे असं म्हणायला पाहिजे. आता आशिष भाईंनी ज्या पद्धतीने सगळी माहिती आपल्याला दिलेली आहे त्याच्यामध्ये लडाखचा पूर्ण भूगोल, इतिहास, काही एक संस्कृती, समाज आणि तिथला प्रश्न आणि त्यावर आपण पर्याय पण काय दाखवतो आहोत, दिसत आहेत आपल्याला, हे सगळं त्यांनी मांडलं आहे. आणि हे इतकं सविस्तरपणे आणि त्यांचा अभ्यासही खूप मोठा आहे. तिथलं लडाख मधलं सुद्धा काम त्यांचं मोठं आहे. आणि त्यामुळे त्या संबंध अभ्यासाला, त्यांच्या मांडणीला एक अधिकृतता आहे. आणि त्याचबरोबर त्या एका संवेदनशीलतेने ते संपूर्ण हा विषय मांडतात. त्यामुळे खूपस आपल्याला लडाखचा प्रश्न आपल्या पुढे आता आलेलाच आहे. आतला ह्यातला एक छोटा भाग जो राहतो, ज्या हेतूने किंवा ज्या कारणासाठी मी लडाखला आता जाऊन आले, तो भाग मला तुमच्याशी शेअर करावा असा वाटतो. कारण विशेषतः तिथे गेलेल्या प्रत्येक क्षणी, तिथे असताना प्रत्येक क्षणी मला आपल्या सगळ्या साथींची आठवण येत होती. आणि नेहमी असं होतं ना की आपण आपल्या आंदोलनांमध्ये असतो आणि तिथे आपण समर्थन मागत असतो आणि बाहेरून जे समर्थन येत असतं ते आपल्याला किती मोलाचं वाटत असतं हे आपल्याला माहिती आहे. आपण जेव्हा दुसऱ्या एखाद्या आंदोलनाच्या समर्थनासाठी जातो तेव्हा
ते आंदोलन आपल्याला कसं दिसतं हे मी हा माझ्या कुतूहलाचा विषय होता आणि तो मी त्या अर्थाने बघत होते आणि मनोमन तुमच्याशी सतत संवाद करत होते, बोलत होते. तेच मला इथे थोडक्यात मांडायचं. इथे आता सुजय शेअर करू शकलेला दिसतो जे फोटो की जे लडाखची पूर्ण पहाडी आहे ज्या मार्गाने मी तिथे गेले आणि लडाखचं एक चित्र जे मला पहिलं दिसलं जे आपण खूप सिनेमांमध्ये, फोटोंमध्ये, व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं असतं तेच ते होतं. लेह या गावात जिथे आपण जातो ते एक शहर आहे आणि तेच शहर आहे मुख्य या लडाखचं. तिथे जे काय आहे ते इतकं छोटेखानी आणि सुंदर आहे. मागे हिमालय सतत दिसत असतो. छोटी छोटी दुकानं असतात. ती मुख्यतः तिबेटी नॅचरल वस्तूंचे किंवा तिबेटी हस्तकलांचे अशी आहेत ती दुकानं. त्याच्यामध्ये मिळणाऱ्या ज्या वस्तू आहेत त्या सुद्धा म्हणजे सफरचंदाचे काप किंवा अप्रिकॉट जर्दाळूच्या तिथे खूप मोठ्या प्रमाणावर पीक होतं आणि त्याच्या वस्तू हे सगळं आपल्यासाठी वेगळं असतं. पण त्याचबरोबर हे सतत जाणवत राहतं की अगदी निसर्गाच्या कुशीत आणि त्या लडाखचा वैशिष्ट्यपूर्ण जो हिमालय आहे की जिथे झाड झुडूप आपल्याला मैलोनविंती दिसत नाही, केवळ हिमाच्छादित शिखरं दिसतात, अशा ठिकाणी हा एक अत्यंत शांत आणि निरामय समाज राहतो आहे. खूप मोठ्या प्रमाणावर बुद्ध धर्माचा इथे प्रचार झाला आणि त्यामुळे त्या लोकांच्या एकूण जीवनशैलीमध्ये सुद्धा आणि म्हणजे त्या धर्माचा तो प्रभाव आहे की तिथल्या एकूण वातावरणाचा ते मला कळलं नाही, पण एक अतिशय शांतता, अतिशय सहृदयता अशी मला तिथल्या सगळ्या समाजामध्ये दिसली. आणि त्याचबरोबर आता आशिष भाईंनी जे सांगितलं तसं मोठ्या प्रमाणावर पर्यटन तिथे आता येत आहे. त्यामुळे पर्यटनासाठीच्या ज्या गोष्टी असतात त्या पण तिथे होत्या, पण त्या सगळ्या वास्तू इतक्या सुंदर आणि तिथल्या निसर्गाशी मेळ खाणाऱ्या होत्या. तिथलं लाकडाचं काम असेल त्या सगळ्या इमारतींवरचं किंवा त्या संपूर्ण सुजय तू जरा माझ्या बरोबर ते हलवत राहिलास फोटो तर बरं होईल. पण माफ करा सगळ्यांना, कारण मी ह्या सगळ्या तंत्राला सरावलेली नाहीये, त्यामुळे मला अडथळा होतो ह्या सगळ्या गोष्टी. तर सुजय पुढचे जे इमारतींचे फोटो आहेत ते दाखव. ही सगळी पर्यटनाची आता तिथे निर्माण झालेली हॉटेल्स आहेत, पण त्याच्यात सुद्धा एक अतिशय सुंदर असं तिथलं जे मातीचं तिथल्या मातीचं सगळं तिथे हे ही जी माती आणि ही आता दिसते ही सिंधू नदी आहे आणि पुन्हा तिबेट पासून पाकिस्तान पर्यंत जाणाऱ्या हे सिंधू नदीचं आपल्याला म्हणजे आपल्याला त्याच्यातला खूप इतिहास, संस्कृती, त्याच्या आजूबाजूला वसलेली हे सगळं आपल्याला जाणवत राहतं तिथे. पुढेच हा हिमालय तिथला आहे आणि आपण असं समजतो की ठिसूळ असा शब्द आपण तिथे वापरतो. हिमालय एक बाल्यावस्थेतला पर्वत आहे असं आपल्याला सांगण्यात आलेलं असतं आणि त्यामुळे तिथल्या घडामोडी अतिशय नाजूक, अतिशय पर्यावरण दृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असं आहे आणि तिथे काहीही अशा तऱ्हेचं जे काय म्हणून सगळ्यात चिरडणारा विकास असतो तो त्याला झेपणारा नाही, हे आपल्याला सगळ्या तिथे झालेल्या दुर्घटनांमुळे माहिती आहे. आणि तरीही आपण हिमालयावर छेडछाड करायला आपण कचरत नाही आहोत. हिमालयाचा जो हा डोंगर आहे त्याला ठिसूळपेक्षा मला भुसभुशीत असा शब्द वापरावा असा वाटला, कारण अनेक ठिकाणी मातीचे असे नुसतं थोडंसं हे केल्यानंतर माती सगळी वाहून येते खाली त्या पर्वतावरून असं सतत दिसत होतं. पुढे चल सुजय, फार महत्वाचं नाही एखादा फोटो मी आपले हौसेने काढले म्हणून. पुढे चल. हे अशी छोटी छोटी गावं आहेत आणि अशी ही सगळ्या मागे हिमाच्छादित शिखरं, फारसे सगळे बिना वृक्षाच्छादित असे डोंगर आणि खाली छोटी छोटी गावं असं तिथे सर्वत्र दिसतं. पण त्याचबरोबर तिथे विशेषतः लेहच्या संपूर्ण चारी बाजूंनी ज्याचे फोटो मी काढू शकले नाही ते दिसतं ते तिथलं आर्मीचं काय खूप मोठा प्रभाव. सगळ्या बाजूंनी तारांची कुंपणं आणि सैन्य दलाच्या हालचाली सतत आपल्याला दिसत असतात आणि त्यामुळे आपल्याला ह्या आंदोलनाकडे बघताना आपल्या महाराष्ट्रातल्या आंदोलनांचा संदर्भ किंवा त्या तुलनेत पाहता येणार नाही असं सतत जाणवत राहतं. म्हणजे जसं महाराष्ट्रातले आपले मुद्दे आणि उत्तर प्रदेशात ज्या पद्धतीने सरकारशी आपल्याला डील करावं लागतं तसा जसा फरक असतो, तसा इथे पण तो आहे असं आम्हाला जाणवलं. पुढे चल.
ही आता हिमालयाचीच माती आहे आणि त्यांनी केलेली खूप सुंदर कुंपणं पुढेच ती दारसला तुम्हाला दिसतील की जी लाकडी आहेत. आता हे सगळं केलेलं लाकडी काम आहे आणि ही सगळी अशी आता हॉटेल्स आहेत तिथे आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर पर्यटन तिथे वाढल्यामुळे अशी हॉटेल आपल्याला जागोजागी दिसतात जी अशी अगदी सुसज्ज केलेली आहे. आता आम्ही गेलो तेव्हा सीझन सुरू व्हायचा होता पुढेच आणि त्यामुळे ही हॉटेल आता आपलं आपलं रूप सजवत होती. अशा स्थितीत आम्ही तिथे गेलेलो होतो. ही सुंदर दरवाजे, त्याच्या पुढच्या फोटोत एक सुंदर कुंपण आपल्याला दिसेल. असं हे जास्तीत जास्त उंच हॉटेल कदाचित हे असेल. अशा पद्धतीचं तिथे पर्यटन व्यवसाय आता पुढे गेलेला आहे. पण मला असं वाटतं की ह्या वर्णनाच्या पलीकडे जाऊन आता आपण आंदोलनाकडे जायला हवं. सुजय इथे थांब, मी थोडस आधी बोलते आंदोलनाविषयी. पण हा फोटो आपल्याला दिसतोय त्याच्यात सोनम वांगचुक आपल्याला दिसत आहेत आणि त्यांच्या मागे बसलेली मुलं दिसत आहेत काही आणि तुम्हाला ठळकपणे दिसत असेल तो भारताचा झेंडा. थोडासा आता इथे संदर्भ देते. आम्ही गेलो तेव्हाचा की त्या काळात साधारण -7 इतकं टेम्परेचर होतं त्या सगळ्या भागामध्ये आणि त्यामुळे अगदी गोठवणारी थंडी सतत होती. पण दिवसा सूर्य असतो आणि तो पुरेसा उबदार असतो त्यामुळे दिवसा अशा पद्धतीने उघड्यावर पण बसणं शक्य होतं. हे पण तिथे झालं. मी जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाच्या वतीने गेलेली असल्यामुळे मी आणि प्रफुल्ल सामंतराव, आपल्याला माहिती आहे की ओदिसामधले नियमगिरी आणि अन्य पर्यावरणीय मुद्द्यांवर काम करणारे, तिथल्या लढाया जिंकलेले असे खूप सिनियर कार्यकर्ते आहेत आणि त्यांना गोल्डमन पुरस्कारासारख्या आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी ते सन्मानित आहेत. त्यामुळे अशी सिनियर व्यक्ती सह मी तिथे गेलेली होते आणि एका अर्थाने त्यांच्या आमंत्रणावरूनही गेले होते. कारण असं झालं होतं की आम्ही काही लोक इथून जाण्याचा विचार करत होतो कारण ह्या सगळ्या आंदोलनाच्या बद्दलचे एक अतिशय औत्सुक्य आणि ज्या पद्धतीने विशेषतः ते चाललेलं होतं म्हणजे जे 21 दिवसांचं उपोषण असेल त्याच्यात सोनम वांगचुक यांनी वर्णन करताना असं म्हटलेलं होतं की हे उपोषण मी गांधीजींचं सर्वात लांब उपोषण जे होतं तेवढ्या दिवसांचं मी करतो आहे. किंवा पुढेचा पश्चिमा मार्च जेव्हा त्यांनी जाहीर केला तेव्हा सुद्धा त्यांनी असं म्हटलं की दांडी यात्रेच्या धर्तीवर आम्ही तो करतो. त्यामुळे ज्या पद्धतीने हे आंदोलन चाललेलं होतं त्या ती शैली बघता मला तर फार कुतूहल वाटत होतं आणि तिथे जायला हवं असं वाटत होतं आणि त्यामुळे आम्ही काही मित्र ठरवतही होतो. पण आधी त्यांचा निरोप असा आला की येऊ नका कारण एकतर वातावरण खूप खराब आहे आता. दुसरं की लेहकडे येणारे सगळे रस्ते बंद केलेले होते. कारगिल कडून येणार आहे, मनाली कडून येणार आहे ते रस्ते बंद केलेले होते. आणि तिसरं की त्यांनी स्वतःनी सांगितलेलं की मग विमान प्रवास अपरिहार्य असतो आणि आपण कशाला कार्बन फुटप्रिंट वाढवायचा, हे त्यांचे शब्द होते. आणि त्यामुळे आम्ही जायचं नाही असंच ठरवलं होतं आता आणि इथून आपल्या आपल्या ठिकाणी पाठिंबा व्यक्त करायचा असं ठरवलेलं होतं. पण 2 दिवसच आधी त्यांचा निरोप आला आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्ही या आणि देशभरातल्या समविचारी साथींचं आम्हाला पाठिंबा देणाऱ्यांचं समर्थन आम्हाला हवंय आणि म्हणून आम्ही तिथे गेलो. आता ह्या फोटोत आपल्याला दिसतोय ते त्यांचं निर्णय दल ज्याला म्हणता येईल असं आहे आणि हा 6 तारखेच्या दुपारचा फोटो आहे. तुम्हाला ह्या फोटोमध्ये मागच्या बाजूला दिसतील ते युवक आहेत सगळे आणि ते म्हणजे पुन्हा माहितीसाठी सांगते की 6 मार्च पासून सोनम वांगचुक यांचं 21 दिवसांचं उपोषण सुरू झालं. त्याच्या आधी जसा आशिषभाईंनी उल्लेख केला त्या पद्धतीने त्या चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झालेल्या होत्या. त्याच्या आधी मोठा मार्च निघालेला होता. फेब्रुवारीमध्ये जो मार्च निघाला त्याच्यात 30,000 लोक सहभागी झालेले होते लडाखचे आणि 30,000 ही संख्या कदाचित लाखांचे मोर्चे काढणारे आपल्या महाराष्ट्राला कमी वाटत असेल पण लडाखच्या लोकसंख्येच्या ते 10% इतके मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर आलेले लोक होते आणि इतक्या प्रचंड थंडीमध्ये फेब्रुवारी महिन्याच्या. आपल्याला माहिती आहे की लडाखचं टेम्परेचर -40 पर्यंत जातं. त्यामुळे -20 डिग्रीच्या टेम्परेचरच्या थंडीत ते असे मार्च निघत होते. सोनम वांगचुक आणि इतरांचे जे उपोषण झालं ते सुद्धा अशाच गारठवणाऱ्या थंडीत आणि या उघड्यावर झालेलं होतं. आणि अशा परिस्थितीत जेव्हा पुन्हा पुढे लढा सुरू करायचा ठरवला त्यावेळी तिथे म्हणजे सोनमजींचं उपोषण संपल्यानंतर महिला उपोषणाला बसल्या आणि 10 दिवसांचं महिलांचं उपोषण झाल्यानंतर आता आम्ही ज्या दिवशी तिथे पोहोचलो त्या दिवशी युवक उपोषणाला बसलेले होते आणि त्यांनी जाहीर केलेलं होतं सोनमजींनी की याच्यानंतर बौद्ध भिक्खू त्याच्यानंतर इतर लोक असे उपोषणाला आम्ही बसणार आहोत.
तर ज्या पद्धतीने महिलांचा सहभाग आणि युवकांचा सहभाग आम्ही तिथे पाहत होतो, 10 दिवस उपोषण करून सुद्धा महिला निर्धाराने बसलेल्या होत्या. आणि मागे युवक सुद्धा, हे सगळे युवक हे ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन किंवा त्याच्या पुढचं शिक्षण घेणारे, काही नोकऱ्या करणारे असे होते. विद्यार्थिनी मोठ्या प्रमाणावर होत्या आणि त्यांचे काही छोटे व्हिडिओज मी घेतले आणि माझ्या लक्षात आलं की ह्या मुलांना, मुलींना, महिलांना हा विषय नीट कळलेला आहे आणि आपण काय मागतोय त्याची नीट माहिती त्यांना आहे. आणि मला हे या आंदोलनाच्या दृष्टीने फार महत्वाचं आहे. दुसरं एक अतिशय महत्वाचं मला वाटतं की मी सोनम वांगचुक यांचे सहकारी आणि म्हणजे पुन्हा आपण खरं आपल्या आंदोलनांमध्ये हे टाळतो एकाच व्यक्तीचं नाव घेणं किंवा एकाच व्यक्तीचं महात्म्य तयार होणं. आणि तिथेही मला असं जाणवलं की तिथे आता सुद्धा इथे दिसत आहेत ह्या फोटोमध्ये तसे अनेक संघटना, अनेक प्रक्रियांचे लोक एकत्र आलेले. पण मुख्यतः लेह अपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्स, म्हणजे आता जे आशिषभाई सांगत होते तेव्हा त्या ज्या 2 खासदारांच्या मागण्या आहेत, खासदारांच्या त्या विभागाला असावेत असं, त्याच्यात कारगिल विभाग जो मुस्लिम बहुल आहे आणि लडाखचा हा विभाग जो लेहचा विभाग हा जो बौद्ध बहुल आहे असं म्हणता येईल आपल्याला, अशा 2 खासदारांची ती मागणी आहे. इथे सुद्धा बसलेले आपल्याला तिथे शिया पंथाचे प्रमुख दिसत आहेत, बौद्ध धर्माचे प्रमुख दिसत आहेत आणि त्याचबरोबर लेह अपेक्स बॉडीचे जे सदस्य आहेत ते सेरिंग असा खरं आहे, त्याचा उच्चार चेरिंग असा होतो जनरली आपल्या पद्धतीने, ते तिथे मला भेटले आणि त्यांची मी एक छोटीशी मुलाखत घेतली जी आपण बघूया. मला वाटतं त्याच्यावर ही स्पष्टता होते की त्यांना त्यांचे मुद्दे आणि त्यांची लढाईची पद्धत याच्याबद्दल किती क्लॅरिटी आहे. सुजय दाखवतोस? जिंदाबाद साथी, इस आंदोलन के नेतृत्व के रूप में हम आपको देख रहे हैं. कृपया आपका परिचय आप देंगे. मेरा नाम सिरिंग दोरजे है और मैं एपेक्स बॉडी का एक्टिव मेंबर हूँ. तो अभी आपके मुद्दे और क्या अभी तक का अनुभव आपका रहा है, थोड़ा शेयर करेंगे हमारे साथ? जी, मुद्दे तो हमारे बेसिकली 4 मुद्दे हैं. एक तो लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा और सेफगार्ड के लिए 6 शेड्यूल और लद्दाख के लिए अलग से PSC पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना, क्योंकि हमारे बहुत सारे यूथ जो है जब से UT बना है कोई रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है यहाँ पर. और सबसे लास्ट में क्योंकि लद्दाख इतना वास्ट एरिया है तो वैसे पॉपुलेशन कम है मगर फिर भी एक MP के लिए पूरे लद्दाख को देखना बहुत मुश्किल होता है. हाँ. तो हम 2 MP की मांग कर रहे हैं. अच्छा, ये हमारे 4 मेन मुद्दे हैं. तो कैसे आपको रिस्पांस कैसे मिल रहा है सरकार से? अभी हमारा सरकार के साथ में कई दौर का मीटिंग हुआ और लास्ट मीटिंग पिछले महीने के 4 तारीख को हुआ था. मार्च में. हाँ. आप थे उस मीटिंग में? सॉरी, मार्च के हाँ. मार्च के 4 में था जो मीटिंग में था. तो उसमें हम सोच रहे थे कुछ ना कुछ जो निकलेगा. बाद में ये प्रूव हुआ कि गवर्नमेंट सिर्फ टाइम बाय कर रहा था और इलेक्शन के आने तक और कोड ऑफ कंडक्ट लगने तक हमें घुमा फिरा के बातों में उलझा रहे थे. वो साफ हो गया और हमारे मेन मुद्दे के ऊपर वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे. सिर्फ एक मुद्दा जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन का मुद्दा है उसके ऊपर कुछ पेश रफ्त हुआ है. अच्छा. तो उसमें हमें कुछ सफलता मिली है. बाकी 3 के 3 डिमांड के ऊपर कोई वो नहीं हुआ. और गवर्नमेंट कुछ दूसरे मुद्दे डिस्कस करना चाहते थे जो कि हमारा डिमांड ही नहीं था. जैसे यहाँ पर 2 ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की बात कर रहा है, वो हमारा डिमांड नहीं था. अच्छा. तो इसलिए फिर आखिर में अमित शाह साहब से भी हम मिले थे, होम मिनिस्टर से, और उन्होंने क्लियरली कहा कि 6 शेड्यूल और स्टेटहुड बिल्कुल रूल आउट कर दिया उन्होंने कि पॉसिबल नहीं है. तो वो ऑटोनॉमस बॉडी का जो मुद्दा है वो उसके अल्टरनेटिवली वो कह रहे हैं क्या? अल्टरनेटिव क्लियरली कोई चीज़ नहीं कह रहा. 371 की बात प्रेस में कर रहे हैं मगर 371
का बात बिल्कुल वहाँ नहीं हुआ है। अच्छा। टॉक्स में। हाँ जी। लेकिन अभी तो ये लग गया है आचार संहिता इलेक्शन की, तो फिर ये आंदोलन छेड़ने में अभी फिर सरकार तो कहेगी कि हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वो हमें पता है कि अभी कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ कर नहीं सकते हैं, मगर हम इस वक्त गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि हम इलेक्शन के दौरान में भी अगर हमारा डिमांड पूरा नहीं होता है तो हम आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लद्दाख में कुछ थोड़े लोग हैं तो इनको चुप करा दो तो हम चुप हो जाएंगे। इसलिए एक मैसेज देना चाहते हैं। और ये भी एक मैसेज है कि हमारा जो स्ट्रगल जो है कंटिन्यू रहेगा और हम थकेंगे नहीं। बिल्कुल। ये जो आपका स्ट्रगल पूरा शांतिपूर्ण रहा है, तो मुझे लगता है, आपको लगता है कि ये शांतिपूर्ण मार्गों से ही सफल हो सकेगा? बिल्कुल इसी के मार्ग पर चलते हुए सफल हो सकता है और गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि शांति भंग हो। हाँ। इसीलिए ये सारा रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है और उनको एक बहाना मिले हमारे मूवमेंट को वायलेंट बताने का। इसलिए हम 100% हम नॉन वायलेंट तरीके से हम अपने मूवमेंट को आखिर तक चलाना चाहते हैं। फार महत्वाचं आहे की अत्यंत शांतीपूर्ण रीतीने आपलं आंदोलन चालेल असं ते पुन्हा पुन्हा म्हणतायत आणि त्याच पद्धतीने ते चाललंय। त्यामुळे त्या दिवशी जरी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय हा आम्हाला सगळ्यांना धक्कादायक होता, तरीही आपण हे समजू शकतो, कारण त्या दिवशीची स्थिती तिथे केलेली होती की 144 कलम लावलेलं होतं। त्याच्यानंतर सगळे इंटरनेट बंद केलेले होते। ज्या ज्या ठिकाणून लोक येत होते त्या लोकांना तिथे रोखलेलं होतं। कार्यकर्त्यांची धरपकड होऊन त्यांचं डिटेन्शन म्हणा किंवा त्यांना बॉन्ड्स देऊन मागणं असं सगळं चाललेलं होतं। आणि अशा परिस्थितीत म्हणजे सोनम वांगचुक यांनी जो निर्णय घेतला आणि त्यांनी तो जाहीर करतानाही म्हटलेलं आहे, तर म्हणजे तो पण व्हिडिओ आपल्याकडे आहे आणि आपल्याला तो नंतर दाखवता पण येईल किंवा शेअर करता येईल। पण त्याच्यात सुद्धा त्यांनी हेच म्हटलेलं होतं की कुठल्याही पद्धतीने शांततेचा भंग व्हावा असं आम्हाला वाटत नाही आणि म्हणून आम्ही ते स्थगित करतो। आणि मला त्यावेळी असं वाटलं की एका नेत्यासाठी आंदोलन मागे घ्यावं लागणं किंवा स्थगित करावं लागणं हे किती अर्थाने खरं म्हणजे क्रुशियल असतं। पण तो निर्णय त्या मंडळींनी घेतला आणि पुन्हा उपवास कंटिन्यू ठेवला, बाकी सगळं कंटिन्यू ठेवलं। आणि तुम्हाला सगळ्यांना आता माहितच असेल की त्याच्यानंतर केवळ 7च दिवसांनी 14 तारखेला, आणि तोही व्हिडिओ त्यांचा अतिशय बघण्यासारखा आहे, की त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंती दिवशी ही घोषणा केली की आम्ही पुन्हा चालणार आहोत। आणि चालत असताना आता आम्ही थोड्या संख्येने चालू आणि आम्ही चालू अशा पद्धतीने पश्चिमा मार्च ते पुढे नेणार असं त्यांनी जाहीर केलं। तर मागच्या 2 दिवसांमध्ये काय झालं याचे अपडेट्स माझ्याकडे नाही आहेत, सॉरी। पण अशा पद्धतीचं ते जे निर्णय प्रक्रिया आंदोलन मागे घेताना पण एक अतिशय शांतता आणि निर्धार आणि पुन्हा एक आत्मक्लेशाची सततची तयारी, हे सगळं पाहताना मला हे अभूतपूर्व आहे असंच वाटतंय। दुसरं मला महत्वाचं वाटतं की बाकी कुठल्याही राजकीय पक्षांनी जी हिंमत दाखवलेली नाहीये ती हिंमत हे अगदी खुलेआम दाखवत आहेत। म्हणजे ज्या पद्धतीने कॉर्पोरेट संपूर्ण जमिनी हडप करत आहेत हा मुद्दा ते मांडतायत आणि 6 शेड्यूलची मागणी मुख्यतः त्याच्यासाठीच आहे। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की आपल्याकडे जे आदिवासी बहुल राज्यांमध्ये 6 शेड्यूल आहे ते स्वायत्ततेसाठी आणि स्वशासनासाठी आहे आणि इथे सुद्धा 95% जनता ही आदिवासी आहे आणि त्यामुळे त्यांची मागणी अतिशय जायज आहे। ती 2-3 अर्थाने आहे। म्हणजे एकतर स्थानिक संसाधनांवर स्थानिकांचा अधिकार, त्याची निर्णय प्रक्रिया त्यांच्या हातात, हा तर एक मुद्दा आहेच। पण ज्या पद्धतीने 370 कलम हटवल्यानंतर सुद्धा ज्या पद्धतीने सगळ्यात महत्वाचं काम काय केलं असेल तर आपल्या कॉर्पोरेट मित्रांना त्या ठिकाणच्या जमिनी बहाल करणं, आणि हे सगळ्यात धोकादायक आहे। हा धोका लडाखी लोकांनी ओळखला। आणि दुसऱ्या पातळीवर त्यांनी चीनच्या अतिक्रमणाचा अगदी स्पष्ट उल्लेख केला आणि ते चीनचं अतिक्रमण झालेलं नाही असं सरकार म्हणते। म्हणजे ते तर असं म्हणाले आपल्या भाषणामध्ये की सरकार असं म्हणत आहे मग नाही केलेलं ना अतिक्रमण तर आम्ही आमच्या त्या चांगथांग ज्या ठिकाणी ते जाणार होते तिथपर्यंत आम्हाला जायला काय होतं ते, कारण तो भारताचाच भाग आहे। मला असं वाटतं की इतक्या स्पष्टपणे, आणि ते पुढे असे म्हणाले की आपल्या देशातल्या सैनिकांची तयारी आहे पूर्ण, आपला जो हे आहे भूप्रदेश आहे तो सुरक्षित ठेवण्याची, पण सरकार जर म्हणत असेल तो त्याचं काही झालेलंच नाही आणि तो गेलेलाच नाही तर काय करणार, मग आम्ही जातो तिथे। तर ही जी भूमिका आहे ही मला अतिशय महत्वाची वाटली। म्हणजे ह्या 4ही मागण्या ज्या आहेत
त्याच्यात एका बाजूला लडाखची स्वायत्तता, लडाखची म्हणजे त्यांची जी एक ऑटोनॉमस हिल कौन्सिल होती आणि ज्याच्यामध्ये आता आशिष भाईंनी सांगितलं तसं गोबा किंवा उल्पा ह्या प्रक्रिया आहेत त्या अंतर्निहित आहेत आणि त्या जर आपल्याला पुढे न्यायच्या असतील तर आपल्याला ह्या तऱ्हेच्या स्वायत्ततेची मागणी लडाखची अतिशय महत्वाची आहे, अतिशय जायज आहे असं मला वाटतं. मी फार आता इथे न वेळ घेता मला अगदी शेवटी थोडंसं NAPM म्हणून काही गोष्टी सांगायच्या आहेत त्या अशा की सोनम वांगचुकनी त्या सगळ्या दरम्यानच्या काळात सुद्धा म्हणजे 7 तारखेचे कार्यक्रम काय असावेत हे सांगताना त्यांनी देशभरातल्या समर्थकांना असं सांगितलेलं होतं की जिथे तुम्ही आहात तुमचे जे स्थानिक मुद्दे आहेत त्याला जोडून आम्हाला समर्थन द्या. मला हे फार महत्वाचं वाटतं आणि आताही ते तेच म्हणतात आणि त्यामुळे जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय म्हणून आपल्या प्रायः ज्या लढाया आहेत त्या विस्थापन विरोधी आहेत, त्या विषमते विरोधी आहेत, त्या विनाशकारी विकास नीतीच्या विरोधात आहेत आणि तीच लढाई आज लडाख लढत आहे. आपल्यासारखे शांततामय मार्गाने ते लढत आहे आणि म्हणून आपण 7 तारखेला सगळीकडे जे ऐलान केलेलं होतं ते अशाच पद्धतीने आपल्या आपल्या मुद्द्यावर, संसाधनांवरच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावर आपण जिथे लढाई लढतो आहोत तिथे आपल्या मुद्द्यासह हा मुद्दा आपण लावून धरावा, समर्थन करावं अशी आपली मागणी, असा आपला कार्यक्रम राहिला होता. आता त्याच पार्श्वभूमीवर 7 तारखेचे कार्यक्रम तर आपण आपल्या आपल्या ठिकाणी केले, पण एक ऐलान पुढचं जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयाने जे केलंय ते महत्वाचं आहे. ते लडाखच्या जसं समर्थनासाठीच आहे तसं आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीसाठी, आपल्या लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणासाठी अतिशय महत्वाचं असं आहे आणि ते म्हणजे 20 ते 30 एप्रिल या दरम्यान आपल्याला आपण देशभर आपण जिथे जिथे आहोत आपले जिथे जिथे जनाधार आहेत त्या त्या ठिकाणी स्थानिकांच्या संसाधनांवरच्या अधिकाराच्या संदर्भात आपण मागण्या कराव्यात, आपण अभियानं चालवावीत, आपण पदयात्रा काढाव्यात अशा तऱ्हेचा हा कार्यक्रम आहे जो आता तुमच्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचलेलाच आहे. तर मला असं वाटतं की हा कार्यक्रम घेऊन आपण पुढे जायला पाहिजे. दरम्यान सुजय हे जे फोटो दाखवतं हे सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखाली जी संस्था चालते हिमालयन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्ह लडाख ह्या परिसरातले आहेत आणि अतिशय सुंदर असं सस्टेनेबल जो विकास आपण म्हणतो किंवा सस्टेनेबल आर्किटेक्चर म्हणूया इथे हे आपल्याला इथे बघायला मिळतं आणि अतिशय सुंदर शैली पण आहे. त्यामुळे हे अतिशय विलोभनीय सिंधू नदीच्या काठी असलेलं सगळीकडे काचेचा अशा तऱ्हेने वापर केलेला आहे की सूर्याची किरणं बरोबर येतील आणि इथे त्याचा वापर बिल्डिंग बांधताना केला. त्याचप्रमाणे सोलर एनर्जी सगळीकडे वापरलेली आहे कारण लडाख तुम्हाला माहिती आहे की सगळ्या कॉर्पोरेट्सचा डोळा तिथल्या सोलर एनर्जीसाठी पण आहे. म्हणजे आणखीन अनेक गोष्टींसाठी असणार, खनिजांसाठी असणार, हायवेज करण्यासाठी असणार, पण सोलर एनर्जीसाठी आहे. आणि सोनम वांगचुक आणि त्यांचे सहकारी सतत हे म्हणतात की इथल्या सूर्याच्या ऊर्जेचा जर आपल्या देशाला उपयोग होणार असेल तर आम्हाला काहीच हरकत नाही, आम्ही त्या देशाला ती देण्यासाठी तयार आहोत, पण नॉट ॲट द कॉस्ट ऑफ अवर लाईव्हलीहूड. हे फार महत्वाचं आहे. जो चरागाह जे त्याला म्हणतात गुरचरणाची जी मैलोनगंती त्यांची जी जमीन आहे त्याच्यापैकी मोठी जमीन ही आज कॉर्पोरेट्सच्या कब्जात गेलेली आहे, त्याला कुंपणा घातली गेलेली आहेत, चीनकडून तिकडनं अतिक्रमण आलेलं आहे आणि लडाखचा भूप्रदेश आक्रसत चाललेला आहे. त्यामुळे तिथल्या लोकांचं लाईव्हलीहूड असेल, तिथलं पर्यावरण असेल, क्लायमेट चेंजच्या काळात जसं त्यांनी दाखवलं आता की ग्लेशियर्स वितळत चालले आहेत आणि त्या काळात हिमालयाचा एक एक हिम शिखर वाचवणं ही आपल्या पुढची आता जबाबदारी आहे आणि अशा काळात हे आंदोलन चाललेलं आहे. मला वाटतं की जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयाने आपला पूर्ण पाठिंबा तर दिलाच आहे, तो सक्रिय राहिलेला आहे. माझी आणि प्रफुल्लांची त्यांच्याशी जेव्हा सविस्तर भेट झाली आणि सविस्तर आमचं बोलणं झालं तेव्हा आम्ही त्यांना 3-4 गोष्टी सुचवल्या. त्याच्यात एक हीच होती की तुम्ही राज्यात दौरा करा, आम्ही जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे जिथे कुठे आम्हाला शक्य आहे तिथे आम्ही ते आयोजन करू. आम्ही त्यांना हेही सुचवलं की एखादा आपण पीपल्स विजन असं काही डॉक्युमेंट आपण अभ्यास करून मांडावं का, कारण सरकार जर काही हे करत नसेल तर अशा वेळी समाजाकडे जाणं ही गरज असते. त्यामुळे वेगवेगळ्या विषयांमधले तज्ज्ञ एकत्र येऊन जर लोकांच्या सहभागाने एक पीपल्स विजन असं डॉक्युमेंट तयार केलं तर त्याच्यासाठी सुद्धा आम्ही आम्हाला सहकार्य करायला तयार होत असं आम्ही सुचवलं. आणि हिमालयन राज्यांमध्ये हा प्रश्न हिमालयातल्या सगळ्या राज्यांमध्ये आहे, त्यामुळे त्या राज्यांची एकजूट जर झाली आणि सोनमजींसारखं एक प्रगल्भ नेतृत्व तिथेही मिळालं
तर त्याला त्याचाही खूप चांगला उपयोग होईल. अशा तऱ्हेचे अनेक सूचना म्हणा, विनंती म्हणा, आम्ही त्यांना केलेली आहे. एक चांगला मैत्रभाव घेऊन लडाखशी आम्ही परत आलेलो आहोत. माझ्याकडे खूप गोष्टी सुटल्याही आहेत, मला ज्या बोलायच्या होत्या त्या, पण मी वेळेअभावी इथे थांबते. सोनमजींचा व्हिडिओ मी दाखवणार होते, पण मला असं वाटतं तो आपण नंतर सुद्धा पाहू शकतो. त्याच्यात त्यांनी ते स्पष्ट केलेलं आहे सगळी त्यांची भूमिका, आणि तुम्ही पण पाहतच असाल. इथे मी थांबते, कारण आशिषजींसाठी सुद्धा तुमच्याकडे खूप प्रश्न असतील हे मला कळतंय. आणि मला फक्त हे एक अनौपचारिकपणे तुमच्याशी हा लडाख दौरा, त्याच्यातल्या माझ्या इम्प्रेशन्स आणि जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाची भूमिका हे मांडायचं होतं. ते मी अगदी थोडक्यात आपल्या पुढे मांडले. सर्वांना जिंदाबाद आणि जय जगत. धन्यवाद सुनीताई. तुम्ही जाऊन आलात प्रत्यक्ष, त्या सगळ्या लोकांची तुमची भेट झाली. विषय हा आपल्या कानावर येत असतो, पण प्रत्यक्ष पाहण्यात आणि तिथले सगळे अनुभव गोळा करण्यात आणि ते अनुभव तसेच्या तसे मांडणं खूप महत्वाचं असतं. आणि ते खूप आपण छान पद्धतीने या ठिकाणी मांडलेले आहेत. तर मी आता विनंती करतो की आपले जर काही प्रश्न असतील तर ते आपण विचारावे. मी रवींद्र होरा बोलू शकतो का? बोला बोला सर. हा, आशिषजी आणि सुनीताताई, तुम्हाला दोघांना विचारायचंय की जर आपल्याला, आम्ही तर प्रत्यक्ष जाऊ शकत नाही वयोमानाप्रमाणे, तर त्यांना आपण आर्थिक दृष्टीने काय मदत करू शकतो का? त्यांनी काय असा फंड केलाय का की त्याला आपण इथून हे पाठवू शकतो, पैसे पाठवू शकतो, असं काही फंड आहे का? थैंक यू. हाँ, नहीं, पैसे की जरूरत है. एग्जैक्टली कौन सा कोष उन्होंने खोला है वो अभी मैं पता कर सकता हूँ. एक्चुअली परसों मैं लद्दाख जा रहा हूँ, तो कुछ और डिटेल्स मैं ला सकता हूँ. इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं. एक तो डायरेक्टली उनको जो ज़रूरत है वो जाए, और दूसरा ये कि बाहर से जो सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे वहाँ जाके कुछ एक्शन रिसर्च करना, आरटीआई फाइल करना वगैरह, जो उनके लिए है, जो वहाँ से मांग आ रही है लेकिन बाहर के लोग कर रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो बी सपोर्टेड फाइनेंशियली बाय पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. तो मुझे लगता है कि दो तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है. पर कुछ और दिन में मैं जो है और ज़्यादा डिटेल्स आपको दे पाऊंगा वहाँ जाके, वहाँ के लोगों से बात करके. लडाख या नावानी एक प्रक्रिया चालू आहे, ज्याच्याशी आम्ही संपर्कात आहोत, आणि त्यांनीच तिथे जाताना इनिशिएटिव्ह पण घेतलेला होता. तर त्यांच्या मार्फत सुद्धा आपल्याला कळू शकेल की आपल्याला काय करता येईल. मी कळवते, सगळ्यांना कळवू शकेल. आरटीआय एक्झॅक्टली कुठल्या मुद्द्यावर फाईल करायची, तर मी ती आरटीआय करू शकेल. आरटीआई जो है किस मुद्दे पर करने? हाँ, सॉरी, हाँ, नहीं, थैंक यू. आरटीआई एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें पे हो सकती हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे हम लोगों ने एक छोटा सा इंडिपेंडेंट जो मेगा सोलर प्रोजेक्ट चांगथांग में बन रहा है उस पर किया है, लेकिन उसमें भी और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, तो एक उसकी आरटीआई हो सकती है. फिर जैसे ट्रेन का पूरा जो अभी प्लानिंग चल रहा है वो कहाँ से जाएगा, उसके लिए ब्लास्टिंग कहाँ होगी वगैरह वगैरह. इवन फॉर द सोलर मेगा प्रोजेक्ट, जो मेन प्लांट आ रहा है चांगथांग में, लेकिन उसकी ट्रांसमिशन लाइंस कहाँ से जाएंगी, वो सब कुछ डिटेल्स अवेलेबल नहीं है. कुछ शायद डिटेल्स होंगे भी नहीं, लेकिन जो हैं भी वो छुपाए जा रहे हैं. और इसके अलावा एक जियोथर्मल प्लांट की भी बात चल रही है. तो ऐसे कई हैं, 5 और डैम्स की बात चल रही है इंडस पे. तो कुछ अफवाहें हैं, कुछ ठोस खबर है, लेकिन इन सब के बारे में जो है पूरी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है. तो आप इंटरेस्ट अगर हैं तो हम आपको पूरा एक लिस्ट दे सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स पे आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं, और उसमें आरटीआई में क्या क्या मांगना होगा, दैट वी कैन डिस्कस दैट सेपरेटली. डेफिनेटली आशीष जी. सारंग जी का हाथ ऊपर है और उसके बाद विलास किरोते. आशीष सर, I would like to ask you, after the withdrawal of 370, the government has claimed lot of things, that they have done this thing, that thing, they have stopped this and that. Whether the local bodies or the local people are agreed the claims made by the government, and if yes, if there is any such type of authentic document which will give us the information
about the ground reality. Thank you very much. Thank you, Vilas ji. Well, if I was to give a one-word answer, I would say no. Most of what the government is claiming is not there. But yes, they have brought in things which they consider to be development. There are now roads, for instance, Zanskar, which was a relatively what should I say, underdeveloped from a conventional point of view, where there was not, fortunately, there was not so much people from outside going in. Now there are roads coming in from 4 directions into Zanskar. So there's now going to be much heavier tourist flow and other kinds of interests, commercial interests also. They have made one, I think tunnel is finished, another one is coming through. So some of what they're claiming in the name of development is certainly happening. A big international airport is coming up, like I said, with a 2 million capacity that is being built. So whatever this government is good at, big infrastructure projects and all of that they are definitely bringing. But when they claim that we are doing this for the benefit of all the Ladakhis, that is what has to be questioned. Whose benefit? Who is losing out? Who is benefiting? Who will be bearing the cost in the future? When, for instance, see, if you look at the glaciers, I talked about the fact that glaciers are melting across Ladakh. Now, there are two reasons for this. One is global warming, which, of course, you can't control in Ladakh itself. That is a global issue. But the other is black soot, which is a local issue. Every time you open up a new road and more traffic goes through, the pollution actually settles on these glaciers and it hastens the erosion or the melting. So these are the consequences of what the government is doing. There is some local evidence on that, some documentation which can be made available. But like I said, we actually need much more research on the ground of the kind of impacts that are being felt because of the last 4 or 5 years of what the government is doing, and research on what could happen in the case of future plans. या ज्या आंदोलनामध्ये ही जी माहिती मिळवली, अतिशय मनाला हेलावून टाकणारी माहिती आहे. जसं आपलं टाटाचं आंदोलन आहे, तसं ते लडाखचं या सगळ्या आंदोलनाला आमच्या टाटा धरणग्रस्ताच्या वतीने सगळ्यांना पाठिंबा आहे. आणि आमचीही तिथं आमच्या संघटनेची काही मदत लागली तर आम्ही तिथं, आम्हाला तुम्ही बोलवा, आम्ही तिथं यायला तयार आहे. आणि या संघटनेला आमच्या या टाटा धरणग्रस्ताकडून पाठिंबा आहे. नाही, आशिषजीने आणि सुनीतीताईंनी जे काय सांगितलं ते बेसिकली हा जो प्रॉब्लेम आहे गेल्या काही वर्षात ऍग्रिवेट झालेला आहे असं दिसतंय. आणि माझं वैयक्तिक मत असं आहे, आशिष, यू कॅन अंडरस्टँड ना व्हॉट आय एम सेइंग? आशिष? Broadly, yes. Yeah. So the problem actually cannot be isolated from the political dynamics that are happening in the country. That's what my personal opinion is. And in those, and even the style of development that is being forced upon in this region also is a typical trait of certain political parties. So in the given circumstances, it is very important to understand the feelings and requirements of the citizens of Ladakh. So apart from financial help, how we can help them, so we all have different skill sets. Okay, so we all have different skill sets and expertises. So I think it would be important to know how that will be used most effectively. That is one thing. And if someone wants to visit this area, so I'll speak to Ashish and Sunitita independently. I would like to know the logistical part of it, how much time it takes, how long it is, what are the possibilities. That I want to check with you. That I do personally. But the earlier was the point I wanted to discuss with you here. तो सारंग भाई, ये आपने पहले जो बात कही मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो एक राष्ट्रीय इसका कॉन्टेक्स्ट है, जो विकास की एक अवधारणा जो पूरे देश में थोपी जा रही है, वो यहाँ पे भी थोपी जा रही है, जैसे मैंने भी थोड़ा सा जिक्र किया था अपने प्रेजेंटेशन में. एक वो कॉन्टेक्स्ट है. दूसरा एक कॉन्टेक्स्ट मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है कि जो धर्म का कॉन्टेक्स्ट है, उसकी बात ज़्यादा हो नहीं रही है.
लेकिन मैंने थोड़ी सी इसकी झलक ये दी थी कि जो अभी बुद्धिज्म मुस्लिम का जो एक यूनिटी हुआ है वहाँ पे लेह और कारगिल के बीच में, जिनको हमेशा पॉलिटिकली अलग करने की कोशिश की गई थी पिछले कई दशकों से, वो नई दिल्ली को भाता नहीं। दे कांट टॉलरेट दैट, क्योंकि धीरे धीरे करके जो है इंडोआइजेशन का वहां पे कोशिश हो रहा है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। 2021 में मेरे ख्याल से जो वहां पे एक सिंधु मेला लगता है, सिंधु कुंभ लगता है ऑन द इंडस, जो एक मल्टी रिलीजियस फेस्टिवल है, उसको एक महाकुंभ में बदलने की कोशिश की। कुछ गुड़गांव वगैरह स्थित वीएचपी वगैरह के साथ जुड़े हुए कुछ संगठन है, उन्होंने कोशिश की और उन्होंने सोचा कि 10,000 पिलग्रिम्स, हिंदू पिलग्रिम्स को हम वहाँ लाएंगे। उसके खिलाफ काफी आंदोलन हुआ, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने बात उठाई, कोविड का मामला था तो कोविड की भी बात उठाई, तो इसलिए उस वक्त तो स्थगित हो गया। लेकिन ये एक झलक देता है हमें कि ये भी एक तो आर्थिक वाला जो एक थोपा जा रहा है, और दूसरा ये एक सांस्कृतिक धार्मिक वाला भी है। दोनों को हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और जांचना पड़ेगा। और ये केवल लद्दाख का नहीं है, ये लगभग सारे जो मार्जिन, सो कॉल्ड मार्जिनल एरियाज है जहाँ पे धार्मिक माइनॉरिटीज हैं। लक्षद्वीप में उन्होंने कोशिश की, अभी निकोबार में आर्थिक जो वो कोशिश कर रहे हैं बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाने का, 130 स्क्वायर किलोमीटर जंगल काट के, और जो ट्राइबल रिजर्व है उसको डी नोटिफाई करके। नॉर्थ ईस्ट में जो हो रहा है, कश्मीर में जो हो रहा है, आप जहाँ भी देखेंगे तो इस प्रकार की एक डबल हेजेमनी की जो कॉन्टेक्स्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसलिए आपने बात सही उठाई। हाउ टू हेल्प, कुछ तो मैंने पहले इंडिकेशंस दिए थे, मैं 5-6 चीजें बताता हूँ। वन इज कि हम जहाँ पे भी हैं, और उन्होंने वहाँ के आंदोलनों ने भी कहा है कि जरूरी नहीं है कि आप लद्दाख की ही बात करें, लेकिन आप अपना आंदोलन भी का भी कुछ कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें कह दीजिए कि हम लद्दाख के सपोर्ट में हैं। चाहे वो एक एंटी यहाँ डैम का हो, कहीं पे माइनिंग का हो, कहीं पे सड़क बन रही है, चाहे एक अर्बन इश्यू पे हम लोग, जैसे यहाँ पे पुणे में टेकड़ी का जो पूरा आंदोलन है, इनको जोड़ के पूरे भारत में अगर हम जोड़ते हैं, हिमालय में और जो आंदोलन चल रहे हैं उनको जोड़ते हैं और उसमें लद्दाख का बोलते हैं, और लद्दाख के लोग जो है बाकी आंदोलन का बोलते हैं, दैट विल सिग्निफिकेंटली एनहांस आवर यूनिटी एंड गिव विजिबिलिटी टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स। एक तो वो है। दूसरा है कि वहां पे जब भी एक्शन होता है तो भारत भर में जहाँ पे भी हम कुछ कर सकते हैं, जैसे पुणे में 2 बार टेकड़ी पे हुआ था, फास्ट जब हुआ तो हम में से कई लोगों ने 1 दिन या 2 दिन का फास्ट लिया। यहाँ पे सुभाष भाई ने शायद, सॉरी संतोष भाई ने 10 दिन का फास्ट किया। तो एक प्रकार से सॉलिडारिटी एक्शंस उन दिनों में जब वहां पे कुछ बहुत बड़ी चीज हो रही है, जैसे अगर मार्च है या फास्ट है या कोई पर्टिकुलर दिन वो अगर जब अनाउंस करते हैं। तीसरा, तो ये तो 2-3 इमीडिएट चीजें हो गई, लेकिन थोड़ा सा और अगर हम मान लीजिए 3 महीने 6 महीने का एक या 1 साल का समय लेते हैं, तो उसमें कुछ आप में से कुछ अगर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में अच्छे हैं, कुछ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में अच्छे हैं, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, कुछ अलग अलग इंजीनियर हैं, जो भी हैं, आप एक्चुअली इंडिपेंडेंट असेसमेंट्स कर सकते हैं कि वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, प्लान किए जा रहे हैं, उनके क्या असर पड़ेंगे, क्या इम्पैक्ट्स होंगे। यू डू इट विद द लोकल पीपल, बट बाहर से आके लोग कर सकते हैं उसमें। थर्ड है आरटीआई का, ऑलरेडी मेंशन्ड, और इसमें जो भी मदद कर सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड a list of what kind of RTIs have to be filed and what kind of questions have to be asked. और पांचवा है अवेयरनेस का, कि भारत भर में गलत फहमियां भी बहुत फैलाई जा रही हैं। वी नो फेक न्यूज इज हैपनिंग अबाउट एवरीथिंग इंक्लूडिंग लद्दाख। जैसे सोनम वांगचुक के बारे में काफी चीजें बताई जा रही कि उन्होंने लैंड झपट ली है, उन्होंने आदिवासी की जमीन ले ली है, उन्होंने ये किया, उन्होंने हैरेसमेंट किया, ब्ला ब्ला। ये कई चीजें हो रही है, ना केवल उनके बारे में, लेकिन बाकी भी काफी सारे लीडर्स हैं, उनके बारे में गलत अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं, उनका खुलासा देना, और असल में क्या स्थिति है वहाँ पे उसकी अवेयरनेस। हम जहाँ पे भी हैं, कॉलेज के प्रोफेसर हैं तो स्टूडेंट्स के साथ, कहीं और हैं अपने रेजिडेंट्स एसोसिएशन में, जहाँ पे भी हम लोग कुछ अवेयरनेस फैला सकते हैं, आई थिंक दैट वुड ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट टू काउंटर द फेक न्यूज. So these are 4-5 things I think, Sarang bhai, that we can do, and I would be very happy to be in touch with you. I think also with the friends of Ladakh, with the movements there, वहाँ पे 5-6 जो मेन संगठन है उनके साथ, और एनएपीएम वगैरह सब साथ मिलके जो है थोड़ा सा हम अगर कोऑर्डिनेट करते हैं इस प्रकार का एक्सटर्नल हेल्प, दैट विल बी वेरी गुड, एंड लोकल पीपल विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट.
नाही, मी आशिषभाईंच्या उत्तराला जोडून मला एवढंच सांगायचंय की त्यांनी एक लेटर कॅम्पेन, विशेषतः त्यांनी असं म्हटलंय की पोस्टकार्ड कॅम्पेन करा, आणि त्याच्यासाठीचा जो मजकूर आहे तो आम्ही NAPMनी प्रस्तुत केलेला आहे सगळ्या ठिकाणी, आणि अनेक ठिकाणी ती मोहीम राबवलेली आहे. मला असं वाटतं की तो आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवू, पण प्रत्येकाने आपला आपला मजकूर लिहायला काहीच हरकत नाही. पण एक तर ते त्यांनी सांगितलं. दुसरं, आता टाटा धरणग्रस्तांनी ज्या पद्धतीने सांगितलं की आम्ही त्यांच्या बरोबर आहे, तर मला वाटतं की हे फार महत्वाचं आहे. म्हणजे जिथे जिथे रिसोर्सेसवरच्या अधिकाराचे किंवा अन्यायाचे किंवा विस्थापनाचे किंवा विषमतावादी आणि विनाशकारी विकासाचे मुद्दे चाललेले आहेत, त्या त्या ठिकाणी आपण जाऊन त्याला बळ देणं हा सुद्धा लडाखला बळ देण्यासारखाच खरं तर उपक्रम असू शकेल. आणि हे आपण सगळीकडे जोडून घेऊ शकतो. त्यांनी सतत हे जे सांगितलंय हे मला ते फार महत्वाचं वाटतं की ते हा लढा व्यापक करू इच्छित आहेत. आणि नर्मदेनंतर जन आंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयाचा अर्थात त्याच्यात एक रोल राहिलाय, पण आशिषभाईंसारखे आणि तुमच्यासारखे पण सारंगभाई अनेक लोक आहेत की जे ह्या मुद्द्यांवर लढतायत दीर्घकाळ. मला वाटतं त्यांच्या एका तऱ्हेच्या एकजुटीची प्रक्रिया किंवा हा सगळा लढा एकूण सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटच्या दिशेने, लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने, आदिवासी स्वशासनाच्या दिशेने, स्वायत्ततांच्या दिशेने, ग्रामसभांना अधिकार मिळण्याच्या दिशेने आपण जिथे जिथे आहोत तिथे तिथे हा लढा आणि आपला मुद्दा दोन्ही एकाच वेळी पोहोचू शकतो असं मला वाटतं. म्हणून मला फार महत्वाचं वाटतं आणि आपण सगळे मिळून ते आपल्या जागी सुद्धा करूया. आता त्यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे खरंच नदीवर इथे आपण काम करतोय ना, मग आपल्या नदीचा प्रश्न आणि लडाखचा प्रश्न जोडून घेऊया. अशा पद्धतीने सुद्धा आपल्याला स्थानिक ते हिमालय आणि ते ग्लोबल सुद्धा आपल्याला करता येणं शक्य. पण मला खूप बरं वाटतं की आपल्याकडची लोक पण आपण त्यांना सपोर्ट करतोय आणि आम्ही पण तुमच्या सोबत आहेत, आपल्या सोबत आहेत, आणि आमच्यापर्यंत जे काय करता येईल करूया. आणि लडाखमध्ये नाही तर पूर्ण भारतामध्ये खूप मोठे मोठे प्रोजेक्ट येत आहेत, आले आहेत. खास करून आपल्या पालघर जिल्ह्यामध्ये तर खूप मोठे प्रोजेक्ट आहेत. पण प्रॉब्लेम कुठे आहे माहितीये, आपण उपोषण करतो, जन आंदोलन करतो, साखळी मोर्चे करतो, भरपूर करतो. आपण समस्येच्या मुळाशी थोडस जायला पाहिजे आणि लोकांना त्यासाठी जागरूक करायला पाहिजे, असं माझी विनंती आहे. ती म्हणजे आपल्या गरजा कमीत कमी करायला पाहिजेत. कारण काय, लोकांना वीज हवी पण धरणं नको, बरोबर आहे, गाड्या हव्यात, रस्ते नको, असं झालेलं आहे. तर आपण त्या गोष्टीचा त्याग करायला हवा. मी सुद्धा असंच ह्या विकासच्या प्रक्रियेमध्ये होतो, पण 15 वर्षापूर्वी ऍडव्होकेट गिरीश राऊतांची भेट झाली आणि ह्या सर्व गोष्टी समजून गेलं. त्यांनी पण सांगितलं की बाबा हे आपण दोन्ही एकाच वेळेला पण हे करू शकत नाही. तुम्हाला ह्या आधुनिक जगाचा, आधुनिक युगाचा तुम्हाला कुठेतरी त्याग करावा. त्याग काय, त्रासच येतो ऍक्च्युली खरं बघायला गेलं तर मी पण जेव्हा हे समजवलं मला गिरीश राऊतांनी, तेव्हा मी पण माझं बांधकामाचं काम आणि कन्स्ट्रक्शन वगैरे हे बंद करून शेती करतो आणि कमीत कमी गरजेनं जगतोय. आणि हे मला वाटतं हा एकमेव उपाय आहे. आपण आंदोलन केलीच पाहिजेत, मोर्चे काढायलाच हवेत, उपोषण करायलाच पाहिजे, मान्य आहे, सर्व मान्य आहे, पण आपण ह्या समस्येच्या मुळाशी जायला हवं. Just a quick thing on, I think because Sarang also asked and you're also asking, Ladakh is not easy to just land up in and do something. Age can be a factor. Sorry, I have no idea about your age, but I'm just saying age can be a factor. If you have any issues of lung or heart or whatever, then because you're going to land straight in 3,500 meters, 3,300 meters. You have to take 2 days of full rest before, so which means anybody going there must be there at least 5-6 days, if possible longer, to get a real feel of it and to have enough rest. Yes, of physical issues there, but other than that, any skill sets you have, I think could be useful. एक चीज मैं भूल गया सारंग जी के, उसमें आई थिंक सुनीति ताई ने थोड़ा सा बोला, जो एक पीपल्स विजन वाली जो बात है, पीपल्स प्लान वाली जो बात है, उसकी भी चर्चा चल रही है. एंड लाइक आई सेड अर्लियर, देयर वर जैसे विजन डॉक्यूमेंट 2025 जो उस वक्त बना था, हिल काउंसिल और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, वांगचुक लेक वगैरह सब लोग इन्वॉल्व थे. वो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, उसको रिवाइव करके, उसको अपडेट करके एक पीपल्स विजन दोबारा से बन सकता है. उसमें भी हम लोग काफी मदद कर सकते हैं. बाहर की जितनी भी एक्सपर्टीज है, they would वेलकम दैट. नमस्कार. आशिष सरांना आणि सुनीता ताईंना माझा प्रश्न असा आहे की ज्या वेळेला 370 कलम रद्द केलं गेलं आणि आता लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनवला गेला, त्यावेळेला लडाखच्या लोकांनी त्याचं चांगलं स्वागत केलेलं होतं. आणि तिथल्या जो MPG होते
मला आता नाव आठवतं त्यांचं, त्यांनी तर चांगलं त्याच्यावरती लोकसभेमध्ये भाषण पण दिलेलं होतं. आताची परिस्थिती अशी आहे की लडाखच्या लोकांनी सगळं समजलेलं आहे, याचा दुष्परिणाम काय होत आहे. तर या घडीला एमपीचं काय म्हणणं आहे, विद्यमान स्थितीमध्ये जे एमपी आहेत त्यांचं काय म्हणणं आहे, त्याचं काही आपण काही माहिती घेतली आहे का, या आजही ते त्याच मोदीच्याच भक्तगिरी करतायत काय? नहीं, बिल्कुल कर ही रहे हैं अभी भी। वो एक्चुअली उस वक्त उन्होंने जो अपनी लड़ाई लड़ी थी वो शेड्यूल 6 देने की मांग, सबसे पहले उनका जो प्रॉमिस था 2020 में जब हिल काउंसिल का वो इलेक्शन हुआ, तो सॉरी एमपी का जब इलेक्शन हुआ उसके बाद 2020 में जब हिल काउंसिल हुआ, तो दैट वाज देयर फर्स्ट प्रॉमिस की 6 शेड्यूल मिलेगा। उसके बाद कुछ दिन तक तो काफी शांत रहे, फिर जब पता चल गया उनको कि बीजेपी नहीं देने वाली, तो नाउ ही इज सेइंग कि अरे 370 आर्टिकल 371 क्यों नहीं ले लेते हम लोग, और ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास, 6 शेड्यूल में उतना फायदा भी नहीं है। हम लोगों ने पूरा अध्ययन किया और हमें पता चला कि 6 शेड्यूल का एक्चुअली उतना फायदा नहीं है, तो हम उस डिमांड को क्यों कर रहे हैं। दैट्स हिज लाइन नाउ। तो ही मतलब अभी भी वो भक्ति हैं। He knows भक्ति very है। well that he'll lose the election. वो तो सबको मालूम है। There is no way that BJP is going to win this election now. तो लेकिन फिर भी जो है वो न्यू दिल्ली की लाइन को छोड़ नहीं पा रहे। ओके ओके। सुहासताई, नंतर सुनील सर आणि मग स्मिताताई। सुहासताई। माझा प्रश्न नहीं है, मेरा सजेशन है आशीष भाई, जैसे हम नर्मदा के टाइम करते थे, ये पूरा इशू का अच्छा कोई पोस्टर्स या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके कॉलेजेस और स्कूल्स में जो जो लोग हमारे साथी यहाँ जुड़े हैं, जैसे संजय रेंदालकर जी है, या कई एरियाज में सुजय है पालघर में काम करने वाला, तो हर जगह जहाँ मौका मिले वहाँ ये बात रखनी और इसका उपयोग वहाँ के लोकल पूरा पर्यावरण का इश्यू और लोकल गवर्नेंस का, इसकी जागृति करने के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। और अभी लद्दाख के इसमें और इलेक्शन के बैकग्राउंड में ये काफी हॉट टॉपिक्स है, तो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे लोग, ऐसा मुझे लगता है। तो आप प्लीज इसका कंटेंट तैयार करके दीजिए, तो हम सर्कुलेट करेंगे और उनको और इंस्पायर करेंगे ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करने। थैंक यू। सुहासता है, जल्दी से अगर मैं बता दूं तो ये जो मैंने अभी स्लाइड शो दिखाया है वो आप में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें अगर आपको मराठी टेक्स्ट या हिंदी टेक्स्ट डालना है तो प्लीज़ आप अपनी तरफ से डाल दीजिए, इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। आपको जिस तरह भी इस्तेमाल करना, आई विल सर्कुलेट इट, मैं सुनीति ताई वगैरह को भेज दूंगा और वो और वी कैन पुट इट ऑन अ ड्राइव और समथिंग, ताकि सबको मिल जाए। प्लीज़ इसका इस्तेमाल कीजिए। किसी को ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस करवाने हैं जैसे कि आज हुआ है, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। फिजिकली हर जगह जाना मुश्किल होता है, लेकिन ऑनलाइन अगर मेरी तरफ से करना है, या फिर लद्दाख के लोगों को भी बुलाना है अगर प्रेजेंटेशंस देने के लिए। जैसे मान लीजिए उस दिन जो बात हुई थी, किसी ने कहा कि बायोडाइवर्सिटी की ज़्यादा बात नहीं हो रही है, जैव विविधता की, तो वहाँ पे जो सेवांग नामग्याल ले हैं, कर्मा सोनम ले हैं, जो बहुत बायोडाइवर्सिटी के एक्सपर्ट्स हैं, उनको बोल सकते हैं, वो प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। किसी को अगर मान लीजिए एंथ्रोपोलॉजिकल सोशल कल्चरल इश्यूज पे करना है, तो उस पर लोग बहुत अच्छे हैं। So we can have different kinds of presentations. We can they can all be available. वो सब उत्सुक होंगे ये करने के लिए। बशर्ते ये कि आप में से जो भी ऑर्गेनाइज कर सके, ऑर्गेनाइजेशनल अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो we will make sure the presentations are available. नहीं, ये ऑनलाइन तो एक बात है, मेरा कहना था कि ये सब एस्पेक्ट्स का कम से कम थोड़ा इंट्रोडक्टरी, लेकिन जिससे डिस्कशन इंस्पायर हो। ये तो वो तो प्रेजेंटेशन मैंने दिया उसमें है ना, स्टूडेंट लेवल के वो सब लिए है। करना जरूरी है कंटेंट का। हाँ, वो मैंने ये प्रेजेंटेशन काफी जगह स्टूडेंट्स को भी दिया है, तो इसको इस्तेमाल कीजिए प्लीज। और डॉक्यूमेंट्स भी हैं, अगर लिखित में डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो भी उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो ये स्लाइड शो ही है ना, क्योंकि फोटोग्राफ्स हो जाए। हाँ, तो प्लीज स्लाइड यूज शो और कीजिए। थोड़े डॉक्यूमेंट शेयर करिए, फिर हम लोग तैयार करते मराठी। ठीक है, श्योर। सुनीति ताई, तुम्हाला आशीष. ऍड करतात करा। सुनील सर, तुमचा प्रश्न। हा, माझा प्रश्न साधा आहे। एक पहिली गोष्ट म्हणजे हा केवळ लडाखचा प्रश्न नाही आहे, एक तर सर्वत्र हा प्रश्न आहे, आणि त्याचं महत्त्वाचं कारण हे मला दिसतं की ज्याला आपण प्रातिनिधिक लोकशाही म्हणतो किंवा रिप्रेझेंटेटिव्ह डेमोक्रेसी म्हणतो, ही रिप्रेझेंटेटिव्ह डेमोक्रेसी या रिप्रेझेंटेटिव्ह डेमोक्रेसीचं किंवा प्रातिनिधिक लोकशाहीचं अपहरण श्रीमंतांनी केलेलं आहे।
आणि हा खरा तर मला असं वाटतं महत्वाचं म्हणजे माझ्या दृष्टीने या सगळ्या प्रेझेंटेशनमधनं मला जे कळलं ते हे आहे. आणि या विषयावरती खरोखर आपल्याला कोणती ना कोणती तरी एक नॅशनल लेवलवरती किंवा राष्ट्रीय पातळीवरती कोणती तरी चळवळ उभारण्याची गरज आहे. हा केवळ स्थानिक प्रश्न नाही, कारण ही जी विविधता आहे, मग ती लडाखची असेल किंवा आणखीन महाराष्ट्रातल्या कोणत्या भागातली असेल किंवा झारखंड मधल्या कोणत्या भागातली असेल, ही प्रामुख्याने जी निर्माण झालेली आहे ही प्रामुख्याने उत्पादन, वितरण आणि उपभोग यांच्या विकेंद्रित व्यवस्थांवरती ही विविधता निर्माण झालेली आहे या विकेंद्रित व्यवस्थांमुळे. परंतु औद्योगिकरणामुळे जी एक ज्याला असं आपण म्हणू केंद्रीय व्यवस्था निर्माण झालेली आहे, ही केंद्रीय व्यवस्था इकडची लोकशाही इकडच्या प्रातिनिधिक लोकशाहीचं अपहरण करते आहे. आणि त्यामुळे अशा प्रकार याच्यामध्ये आपल्याला नेमकं काय करता येईल या संबंधातली इनोव्हेशन्स किंवा नाविन्यपूर्ण मांडणी ही गरजेची आहे. इथे केवळ आंदोलन किंवा संघर्ष हा पुरेसा नाही, तर त्याबरोबर कोणती तरी एक रचनात्मक मांडणी ही गरजेची आहे. आणि ती आपल्याला कशी करता येईल, म्हणजे जसं लडाखच्या संबंधामध्ये त्यांनी ते राज्यघटनेतलं जे आर्टिकल आहे त्याचा फायदा घेऊन, म्हणजे जे नॉर्थ ईस्टला आत्ता लागू केलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे तिकडे काही प्रमाणात तरी जंगल जमीन आणि पाणी याच्यावरती स्थानिकांचा काही ना काहीतरी अधिकार निर्माण झालेला आहे. या संबंधामध्ये आपल्याला कुठचं तरी एक नॅशनल कन्सेन्सस बनवण्याची गरज आहे. थँक्यू. सर, लडाख ही तर एक सुरुवात झालेली आहे. तर हा प्रश्न जो आहे तर पूर्ण भारतामध्ये पूर्ण देशांच्या मध्ये आता सध्या म्हणजे जी वृक्ष म्हणजे जंगलतोड असेल किंवा जमिनीचा जो म्हणजे काय म्हणतो आपण जमिनीचा कस जो आहे तर तो जो हे झालेला आहे ढासळलेला आहे. तर ह्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये आता लडाख ही तर सुरुवात झालेली आहे, तर प्रत्येक गावामधून शहरामधून या गोष्टी आता वाढत चाललेल्या आहेत. तर याच्यासाठी आम्हाला थोडंसं गायडन्स पण हवंय. आता सध्या आम्ही कॉम्पिटिशन घेत आहोत सांगलीमधून पूनम कोळी घोडके मॅडम, तर यांच्या अंतर्गत आम्ही ग्रुप केलेला आहे. तर व्हॉट्सअपवर आम्ही सगळं लिंकिंग केलेलं आहे. तर पाणी अडवा किंवा लडाखचा प्रश्न असेल किंवा निसर्गाचा प्रश्न असेल तर या आम्ही कॉम्पिटिशन घेत आहोत मुलांच्या ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन. तर यामधून मुलांना सुद्धा याची म्हणजे गरज आहे. आणि मुलं जसं म्हणजे विचार करू लागतील तस तसं शिक्षक असतील किंवा त्यांचे पॅरेंट्स असतील ते सुद्धा याच्यामध्ये गुंतून राहतील आणि मुलांचा थोडा मोबाईलचा पण कल थोडा कमी होईल. अशा पद्धतीने आम्ही थोडी कन्सेप्ट तयार करतो आहोत. पण आम्हाला आणखीन थोडं तुमच्याकडून गायडन्स हवं असं मला वाटतं. आता मी सध्या सांगलीमधून बोलते. आणखीन काही तुमच्या आयडियाज आम्हाला मिळतील आणि त्यामधून प्रगती होईल आणि पूर्ण देशाचाच विकास आपल्याला याच्यामधून टप्प्याटप्प्यानं करायचा आहे. एकतर आज सगळ्यांचा जो प्रतिसाद होता तो अतिशय चांगला होता. आणि आता स्मिताताईंनी अगदी आपण आपल्या पातळीवर काय करू शकतो इथपासून तर सुनील तांबेंनी ह्या देशाच्या एकूण संविधानाचं संवैधानिक अधिकार आणि शेड्यूल 6चे जे प्रोव्हिजन्स आहेत त्याचे कसे काय वापर केला पाहिजे, त्याचे फायदे कसे घेतले पाहिजे पासून तर एकूण देशाच्या डेमोक्रेसी बद्दल इथपर्यंत हा पट आपल्या सगळ्यांनी इथे मांडला आहे. मला हे खूप स्वागतार्ह आणि खूप आशादायक वाटत आहे. जन आंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय मी मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे विस्थापन, विषमता आणि विनाशकारी विकास नीतीच्या विरोधात पण सतत म्हणजे आता इथे म्हटलं गेलं तसं सतत अल्टरनेटिव्हची बात करत रचनात्मक पद्धतीने संघर्ष करत आहे. आणि लडाखच्या लढ्यात सुद्धा मला हेच तत्व दिसत आहे की एका बाजूला आपल्या मागण्या मांडत असताना ते शांततामय मार्गाने पण अत्यंत मिलिटंट पद्धतीने आणि पुन्हा अल्टरनेटिव्ह दे अशा पद्धतीने चाललंय. हे खूप आशादायक चिन्ह आहे. आणि देशात गेली 35 वर्ष नर्मदा बचाव आंदोलन आणि त्यानंतर NAPMच्याही रूपाने आणि इतर अनेक नेटवर्कच्या रूपाने हे आहे. त्यामुळे हे काही नवं आपण करतो आहोत किंवा नवं काही सुचतंय कोणाला असं नाही. मला वाटतं की त्या दिशेने 4 पावलं आपण टाकलेली आहेत. ती सुद्धा आपण खरं कुठेतरी एकदा रेकग्नाइज करायला पाहिजे. ती सुद्धा आपण टाकलेली आहे हे म्हणायला पाहिजे. नाही तर अनेकदा आपलीच पावलं आपण दिसत. मला असं वाटतं की ह्या देशामध्ये एकूण विकासाच्या
लडाखचा मुद्दा राजकीय पटलावर आणण्याचं काम हे केलेलं आहे नर्मदा बचाव आंदोलनाने सुद्धा आणि NAPMने सुद्धा. अनेक दाखले तसे देता येतील अनेक आंदोलनांचे. आणि पुन्हा लढेंगे जितेंगे हा नारा सुद्धा प्रत्येक ठिकाणी खरा करून दाखवला. त्यामुळे लढेंगे तो जितेंगे ही और जितने तक लढेंगे ही हा हेच मला वाटतं की आपण करायला पाहिजे. आणि ह्याच्यामध्ये जन आंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय नेहमी अशा लढ्यांच्या सोबत सक्रियपणे असं मला खात्रीने वाटतं. सुनीति ताई ने ठीक ही बोल दिया। बहुत सारे लोगों को मेरे ख्याल से काफी इच्छा है मदद करने की, तो साथ मिलके हम लोग एक पूरा लिस्ट बना लेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या अवेलेबल हैं, मेरा जो ये स्लाइड शो है वो भी अवेलेबल, ये सब लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं। और जिसको वहाँ जाना है वो कैसे जाना है, किसको मिलना है, कुछ फ़ोन नंबर्स, कुछ कॉन्टैक्ट्स वगैरह वो सब भी उपलब्ध कराया जा सकता है। और इच्छा यही है कि यहाँ पे जो एक ऊर्जा दिख रही है लोगों में वो हम कम से कम कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक अगर बनाए रखें लद्दाख के मामले पे, और बहुत सारे जो दूसरे आंदोलन चल रहे हैं, तो जैसे सुनीति ताई बोल रही है कि जीत हमारी निश्चित है, पर ये ऊर्जा बनाए रखनी बहुत जरूरी है और एक साथ काम करना बहुत। सब साथियों को धन्यवाद, खास करके आशीष जी, आप यहाँ पे आए और आपने बहुत अच्छी तरह से पूरा जो लद्दाख का ये है वो विश्लेषण अच्छी तरह से किया है। हम मानते हैं कि जैसे कि पानी का जो स्रोत है वो हिमालय से निकलता है, और लद्दाख में अगर प्रदूषण हो गया और बाकी कुछ हो गया तो उससे पूरी तरह से हमारा जो पानी है पूरा खराब हो जाएगा। हम देखते हैं क्योंकि पुणे शहर से हो या और किसी शहर से अगर नदी गुजरती है तो उसके बाद उसका पूरी तरह से गटर हो जाता है। तो इस तरह से ना हो, और जिस प्रकार से अगर वहाँ पे डेवलपमेंट आएगा तो लैंडस्लाइडिंग का और बाकी का भी वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। तो आप लोग यहाँ पे आए, आपने आपकी बात रखी, उसके साथ ही जो सब साथी जुड़ गए इस वेबिनार से, तो उन्होंने भी अपनी सब राय रखी, अपने सवाल जो शंकाएं थी मन में वो भी वहाँ पे उनको आपने जवाब दे दिया। तो सभी साथियों का जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के तहत मैं दिल से वहाँ पे स्वागत ये करता हूँ, आभार मानता हूँ। और जैसे कि आह्वान किया है लद्दाख के लिए 20 से 30 तारीख तक NAPM के तहत अपने अपनी जगह पे आंदोलन हो। उसके साथ खाली 20 और 30 तारीख ही नहीं, उसके आगे भी और आंदोलन चलेंगे, लेकिन 20-30 तारीख हमने जो अभी जिसको जाहिर किया है, तो अपने अपनी जगह पे हम लोग सब बड़ी ताकत से ये आंदोलन आगे लेके जाएंगे और लद्दाख को भी समर्थन देंगे, उसके साथ साथ ही अपने आंदोलन भी जोड़ेंगे। सभी को जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के तहत थैंक यू, धन्यवाद जिंदाबाद। सर।